अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारे ये प्रोग्राम से जी 10 इस सुबह के आगाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं, बेहद, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से हमें आज नवाजा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे जो मिशंस हैं, गोल्स हैं, वो हमने पूरे करने हैं खैर-ओ-आफ़ियत के साथ। जो हमारी ख़बरें हैं, जो हमारे गेस्ट होंगे उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी गपशप करेंगे और बहुत सारे मौज़ूओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज ख़वातीन का जो है एक दिन है, मनाया जा रहा है। उस पर भी हम डिबेट करेंगे और न सिर्फ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब आज मौसम का हाल क्या है, तो भाव क्या चल रहा है, क्योंकि पकाएंगे आप और खाएंगे आने वाले आपके मियाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के आगाज़ में सब कुछ मामलात ज़िंदगी अपनी तरफ गामज़न है और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे चीज़ें हैं अल्लाह ताला खैर-ओ-आफ़ियत के साथ उनको पूरा करे जनाब अली। और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, सूरह अनफ़ाल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तारीफ़ उसकी ना सिर्फ बल्कि ये सूरत तकरीबन सन 2 हिजरी के आसपास मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई साहब। और इसके बेशतर मज़ामीन जो है जंग बदर और उससे उसके वाक़यात और ना सिर्फ उसके मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। ये जंग इस्लाम और कुफ़र के दरमियान पहले बाकायदा मार्के की हैसियत रखती है। यू नो वेरी वेल अबाउट कि जंग बदर और उसके वाक़यात, उसके आने वाले मसाइल और सारी चीज़ें जो थी वो आपने यकीनन पढ़ी होंगी, तो उसमें हम थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह फरमाई थी और क़ुरैश मक्का को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार किया था। चुनांचे इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने इनामात भी याद दिलाए, नेमतें याद दिलाई, चीज़ें याद दिलाई और मुसलमानों ने जिस जान निसारी के साथ ये जंग लड़ी, उसकी हिम्मत अफजाई के साथ बाज़ इन कमज़ोरियों के भी निशानदही फरमाई है जो इस जंग में सामने आई हैं साहब। और आइंदा के लिए वो हिदायत भी दी गई हैं जो हमेशा मुसलमानों की कामयाबी और फ़तह नसरत का सबब बन सकती हैं साहब। जिहाद और माल गनीमत की तकसीम के बाद से बहुत से अहकाम भी बयान हुए और चुनाचा जंग बदर असल में कुफ़ार के जुल्म सितम के पस और आखिरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मौज़मा यानी मक्का मुकरमा से हिजरत का हुक्म हुआ। नेज़ जो मुसलमान मक्का मुकरमा में रह गए थे उनके लिए भी ज़रूरी करार दिया गया है कि वो हिजरत के मदीना मुनव्वरा आ जाएँ। हिजरत की वजह से मिराज की तकसीम से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम आर्जी तौर पर नाफिज किए गए थे। इस सूरत के आखिर में इसी वजह से मिराज के कुछ मुस्तकिल अहकाम दिए गए हैं साहब। तो आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला था और ये बड़ा अच्छा हुआ और सारी चीज़ें मामला था। फिर हिजरत कराई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जब आप मदीना मुनव्वर जाते हैं, जब आप मक्का मौज़मा में जाते हैं, तो ग़ज़वा जो जहाँ जंग हुई थी हमारी जंग बदर, तो उस पहाड़ पे भी आप रुक करते हैं, जाते हैं, विज़िट करते हैं। जब आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मक्का जाते हैं, तो ज़ियारतें करते हैं। जब आप ज़ियारतें करते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ों की मालूमात होती है, अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था, यहाँ हमारे नबी के कदम थे, यहाँ पे मुबारक कदम रखे गए थे, हम यहाँ थे, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, अच्छा यहाँ दंदान मुबारक जो है वो शहीद किया गया था। और ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको याद दिला। अच्छा यहाँ पे जो है हमारे जितने भी उस वक्त सहाबा कराम जो गुज़रे हैं वो यहाँ पे अब आराम फरमा रहे हैं, जो वहाँ का कब्रिस्तान है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो तरोताज़ा कर देती हैं और विज़िट बड़ा अच्छा होता है। फिर लोग अपने कैमरे मोबाइल फ़ोन की मदद से उसको जो है वो महफूज कर रहे होते हैं कि जब हम वापस पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जहाँ से लोग पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं कि यार हम यहाँ गए थे, यहाँ विज़िट किया था। और सबसे एक अच्छी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब आप जाएँ, अगर आप अभी तक नहीं गए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर लेके जाए, उम्रे पे लेके जाए, हज कराए अल्लाह ताला आप लोगों को। तो उसको जाने से पहले ना एक इसको वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, किताब अब मिल जाती है बासानी कि उम्रा करने के तरीके, तो उसमें ना सिर्फ बल्कि तारीख़ के बारे में भी आप चाहें तो मक्का मौज़मा, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा और उस मस्जिद के तराफ़ में जितने मामला ज़िंदगी उस ज़माने में चल रहे थे और वो कौन सी ख़ास पॉइंट्स हैं कि जी वो कहाँ जो है वो आब ज़मज़म का निकलना था और सफ़ा मरवा की सारी स्टोरी, कहानियाँ क्या थी हमारी, किस तरह तामीर हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मकाम इब्राहीम, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है ना उसके अंदर डिफ़ाइन होती है बुक के अंदर। अब तो यूट्यूब का ज़माना है साहब, यूट्यूब पे बासानी आपको चीज़ें, तो जाने से पहले अगर आप ये देख लेंगे ना, तो जब आप ऑन स्पॉट जब लोकेशन पर मौजूद होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ग़ार हिरा के अगर डिटेल पढ़ेंगे तो वो भी बड़ी बहुत हाईएस्ट, बहुत ऊँची है कि अगर आप टॉप पे भी चले जाते हैं तो वक्त तो लगता है, लेकिन ज़रूर जाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला मौके देता है और कुछ लोगों को बहुत कम मिल पाते
पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बार बार आपको मौके मिले तो वहाँ जब टॉप पे जाते हो आपको सब कुछ दिख रहा होता है, खाना खाबा वो जनाब दूर से सारे, और क्लॉक टावर भी आपको दिख रहा होता है। तो वहाँ जाएँ, बड़े एक अलग ही लुत्फ़ होता है, एक अलग ही चीज़ें आपकी जो है ना वो होती हैं, जुड़ जाती हैं, सिलसिले बढ़ जाते हैं। तो जाएँ, लेकिन पढ़ के जाएँ। कोई भी चीज़, कोई भी काम हो ज़िंदगी में तो उसको पहले स्टडी कर लें, स्टडी करने के बाद आप जाएंगे तो वो बड़ी आसानी हो जाती है, समझना परखना आसान हो जाता है आपके लिए। तो बस ये है कहानी दास्तान, अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए। जनाब हमारे साथ आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं और एयाज़ खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर करम वाले का दुआएं चाहिए। आप ठीक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। नींद शीन हो गई थी पूरी रात में है? संडे को जो है वो नींद जो है वो नहीं आती, देर से आती, जल्दी आ जाती नहीं, है। संडे को जो सैटरडे नाइट है ना, वो संडे पर पूरी नींद पूरी हो जाती है। हो जाती है बिल्कुल। वाकई? संडे को नॉर्मल टाइम से हम लेट उठते हैं। हाँ। आमतौर पे यही होता है कराची में, कुछ लोग ज़ाहिर उठते भी होंगे, लेकिन आमतौर पे वैसे तो हमें सुबह को 6 बजे उठना होता है नमाज उसके बाद, फजर के बाद। लेकिन आप फिर अगर संडे है तो फिर बंदा सुस्त भी हो जाता है कि आज दफ्तर नहीं जाना है जी। ओके ठीक है, फिर नाश्ता भी देर से बंदा करता है। संडे क्या नाश्ता बाहर से आता है या घर में वक्त है? संडे को कभी कभार बाहर से आता है, हलवा पूरी वगैरह लेकर आना पड़ता है, खुद नहीं आता। इसी वजह से नहीं आता, नॉर्मली घर पे ही होता है। घर पे ही हो आप? मैं तो समझते कि घर का खाना घर का ही होता है। लेकिन बच्चों की फरमाइशें होती हैं ना, अब घर में बच्चे होते हैं तो फिर ये फरमाइश रात को ही हो जाती है, वो कल जो है हलवा पूरी का नाश्ता हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे, माशाल्लाह, ताला उनके नसीब अच्छे करे। हाँ जी, तो अयाज भाई, तो संडे कैसा गुजरा तो बताएं आप। यार वाक़तन अज़हर भाई ऐसा हुआ, सैटरडे और संडे दोनों दिन जल्दी सो गए। क्या बात कर दिया और आपने? इतना इंतहाई जल्दी सो गया कि आप बस सोच नहीं सकते था। बेगम भी थोड़ी नाराज़ सी हो गई क्योंकि 2 दिन एक तो वीकेंड होता है, वीकेंड पे तो चलो वो समझते हैं, जब हम काम करके जाते हैं सुबह जल्दी समझते हैं। हाँ। लेकिन कल भी जल्दी सो गया। मेरी प्रैक्टिस ये कि खाना मैं जल्दी खा लेता हूँ। वेरी नाइस। 8 साढ़े 8 बजे, ज़्यादा एक्सट्रीम 9 बजे तक हम खाना 3-1 घंटे आपको जाग लेते होंगे, इसके ऑफिस हो जाते होंगे। मसला यही है ना कि उसमें थोड़ी देर जो चहलकदमी करता हूँ खाने के फ़ौरन बाद, नीचे उतर के तो जाना नहीं होता। वो बेगम जब तक किचन में होती है तो उसे बातें करते करते 4 लंबे लंबे चक्कर लगा लेते। तो चक्कर लगाने के बाद जब लेटा हूँ तो पता ही नहीं चला, बस वो नहीं यार, क्या आँख तो सुबह भी नाश्ता तो नहीं मिला होगा आपको? नहीं, नाश्ता भरपूर मिल जाता है। अच्छा, वो तो नाराज़गी तो नहीं हुई ना? मतलब नहीं, नाराज़गी नहीं, लेकिन वो इज़हार ख्याल, मोहब्बत है, खुलूस आइडिया हो जाता है कि यार 2 दिन होते हैं। एक होता है कि निकलते हैं हम लोग ना, जैसे एक चक्कर लगा लिया रात में, कहीं चले गए, वो इस दफ़ा हो नहीं सका। अच्छा, तो अब कोई बात नहीं, आज जल्दी ऑफ करके चले जाइएगा। नहीं, वो वीकेंड का और उसका एक अलग चाम, वो चाम होता है ना। हाँ, वो सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त होता है कि यार चलो एक दिन आ रहा है, जिनके 2 दिन आते हैं वो भी ना शुक्र होते तो हैं। ये हफ्ता कुछ ज़रा ऐसा ही था। अच्छा, ऐसे ही था। सोने में निकल गया, लेकिन समझ नहीं आया कि सोने और खोने में निकाल, या तो ये मौसम की तब्दीली का कुछ यार हकीकत है यार। आजिज़ भाई मैं कह रहा हूँ ये मौसम ने ली अंगड़ाई और हमें बिस्तर में आई तबीयत से नींद, मतलब क्या है यार, मतलब नहीं, ये दिल ही नहीं करता। गर्मी और सर्दी के दरमियान के दिन है ना। हाँ। बिल्कुल सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, हवाएं चल रही हैं, गर्मी से सर्दी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है मौसम, तो ये है ना, जुकाम फ्लू ये चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। मौसम में बड़ा मौसम तो नहीं यार, हमने इसीलिए कुछ ऐसे कलर्स निकाल लिए। ओह माय गॉड, बड़े भड़कीले कलर आया सब पहन तो कर। मैंने कहा मौसम तो थर्ड नहीं होगा, लेकिन अपने रंगीन मिजाज को मजीद जानेंगे, गुलाबी का कर हाल बताएगा कि कितना गुलाबी है और कितनी गर्मी है। जानते हैं आज देखें भाई क्या अपडेट है आजिज़ भाई। आज जो है कराची में हरारत जो है यार 31 से नीचे यार, ये 31-32 जो 2 बजे ना, मेरी नजरें वहीं पर होती हैं। फुल पीक जाना होता, हमारे पीक आ गए ना वो। देखिए अभी 27 है, 29 है, 30 है, 1 बजे तक, और 2 बजे तक 31 होगा। और फील कितना होगा ये तो डिपेंड, फील इससे आप 2-3 डिग्री बढ़ा दीजिए, बढ़ा ले, है ना, 2-3 बढ़ाए बस काफ़ी। मौसम ऐसा है ना, वरना तो वो गर्मी का जब एक्सट्रीम होता है तो धूप भी नहीं है। अच्छा, धूप थोड़ी मीठी हो गई, मीठी धूप है, सॉफ्ट हो गई है ना, तो वो एक अच्छा एक पसीने का अब जो हमारा जो था वो ख़त्म हो गया कि बाहर निकल रहे धूप लग रही, लेकिन पसीना वैसा नहीं आ रहा जो पिछले महीने में आ रहा था। हाँ। जब हम बल्कि इसी महीने के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, नवंबर का स्टार्ट शुरू के 15 तारीख तक ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, जून जुलाई लग रहे थे। और रातें भी गर्म थी, लेकिन एकदम से कल रात थोड़ा सा जो है मामला एकदम से चेंज आना। अब वो भी जब कोयटा में मैं, अच्छा कराची के साथ कोयटा का भी मौसम चेक करना पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ से हमारा बहुत सारा जो चीज़ें हवाएं जो है वहीं से मुंसलिक है, साइबेरियन हवाएं जब उनको मिलेंगी फिर वो हमें मिलेंगी।
अल्लाह अकबर। जनाब अली, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ख़बरों को बीच में लाएंगे और ख़बरों पे तबसरा करेंगे। एक लाइन है उस पर बात करेंगे। साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है साहब। हमारे यहाँ अब चाइनीज़ में तो, चाइना में तो अभी भी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। हम ज़रा थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, चीज़ों की हमें मिलती है ना तो हम उस ख्वाहिशों को बिल्कुल मतलब कैरी कर लेते हैं, संभाल लेते हैं कि चलो यार अब सब कुछ मिल गया चलो। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो हमारी दूर हो जाती है, क्योंकि हर बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, जो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कमिश्नर कराची के ज़ेर एहतमाम जो है साइकिलिंग रेस का इनेकाद हुआ जनाब, और ये मिनी साइकिल रेस मज़ार कायद से शुरू होकर जो है क्लॉक टावर पर इख्तिताम पजीर हुई साहब। तो इंतज़ाम पजीर हुई और उसके बाद रेस में तकरीबन 25 साइकिलिस्ट जो है इन्होंने 25 लोगों ने इसमें शिरकत की। और इसमें ना सिर्फ बल्कि 26 किलोमीटर रेस लियारी के बिलाल ने अपनी नाम की है। अच्छा जी, 26 किलोमीटर की। अब बिलाल भाई कौन है जी? बिलाल भाई तुझे ग्रेट हो माशाल्लाह सर, ज़रूरी है सेहत के लिए। साइकिल का एक अपना रोमांस है। जिस ज़माने में साइकिल लोग चलाते थे वाकई वो एक अजीब ज़माना था। है हमें तो अभी साइकिल चलाना ही भूल गए हैं, सच्ची बात ये है। बचपन में साइकिल कोई उस ज़माने में छोटे से शहर में रहते थे, किराए पे 4 आना 8 आना देके साइकिल जो किराए पे मिलती थी, बच्चे लेके वो चलाते थे, घूमते थे। लेकिन बहरहाल वो एक ज़माना था। हमारे मुल्क में अब साइकिल कहाँ लोग चलाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम कराची के शहर में जब रहते हैं। एक ज़माने में साइकिल से कारोबारी कई शोबे वाबस्ता थे। डाकिया जो टपाल घर से डाक लाता था, उसका साइकिल बुनियादी सवारी होती थी डाकिया की। अब डाकिया नहीं रहा, उस पोजीशन में ही नहीं रहा। इस तरह छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग, सब्जियां लाने वाले लोग, छोटा छोटा जो कारोबार करते थे सारे लोग ये साइकिल पे ही, दूध वाला साइकिल पे, दूध वाला साइकिल पे, छोटा छोटा बहुत सारा कारोबार था। आज से 30-40 साल पहले वो साइकिल पे ही लोग करते थे। ऐसा कि कराची में अभी भी मैं देख रहा हूँ दूसरे इलाकों में, कराची से अगर बाहर निकल जाए तो ये चीज़ें अभी भी कहीं कहीं गाँव देहातों में पाई जाती हैं। कम हो गया है साइकिल का, बता रहा हूँ साइकिल की सवारी बहुत कम हो गई है। ये तो अच्छी बात है कि ये रेसेस वगैरह जो होते हैं ना, इससे अंदाज़ा होता है कि हाँ साइकिल ज़िंदा है अभी हमारे पास। जैसे हमारे पास देखे ना, सफ़र के लिए एक ज़माने में तांगा गाड़ी थी, अब तांगा ख़त्म हो गया है ना, नज़र नहीं आ रहा तांगा कहीं। शहर में तो नज़र नहीं आता, शहर में नज़र, देहात में भी नहीं है अब तांगा। अब तांगे की जगह चिंची ने लिया है, रक्षा ने और चिंची ने जो है, जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो भी फासला होता है अब चिंची रक्षों से कराची में लोग करते थे। पहले मैं जब यहाँ पे आज से 30 साल पहले सहाफ़त में आया था तो ली मार्केट से तांगे गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता था। तो यानी आज से 30-40 साल पहले तक भी तांगे का सफ़र होता था। जी कराची शहर में भी होता था। बाकायदा स्टैंड बने होते थे, तांगा स्टैंड होते थे मुख्तलिफ इलाकों में। तो वहाँ तांगे गाड़ियाँ आके, रेलवे स्टेशन के बाहर तांगा स्टैंड होता था। तांगा स्टैंड रक्षा तो बाद में आता, बड़ा यूनिक हो गया। बस स्टॉप बाद में आया, तांगा स्टैंड पहले होता। अच्छा, जहाँ आप जैसे ली मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तांगा स्टैंड होते थे, अब बस स्टॉप है वहाँ पे। तो तांगे की जगह बस ने और रक्षा ने, इन चीज़ों ने ली। तो साइकिल पे भी अब साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने बेसिकली ली है। लेकिन मोटरसाइकिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और शहर कराची में तो मतलब मोटरसाइकिल इस अंदाज से, इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि मतलब अब शायरा पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें हैं कराची में। तो मोटरसाइकिल से देखें, जो मैं सब्जियों और उसकी शिफ्टिंग की बात करता था, बाइकिया और इस तरह की चीज़ें आ गई, अब सामान उनसे शिफ्ट होता है। तो मोटरसाइकिल ने बेसिकली साइकिल की जगह ले ली। तो अब साइकिल ने जगह ले ली। और ना सिर्फ साइकिल बल्कि, लेकिन आखिरी बात कि ये जो कमिश्नर साहब ये रेस करवाते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये इस रेस वगैरह के मुकाबलों ने साइकिल को जिंदा। लेकिन इस दौर में अगर साइकिल जिंदा होगी ना, वो कोविड में हुई। कोविड के अंदर साइकिल की एक तो कीमतें बढ़ी। जो साइकिल 10-15 हज़ार की थी वो 30-40 हज़ार पे चली गई। एक तो बात कर दिया। और आप यकीन करें, मैंने भी कोविड में साइकिल बहुत चलाई, बड़े शौक से चलाई। बड़े हमने पूरा ग्रुप बना के, रोड खाली थे। सही बात है। उस वक्त रिहाइश, क्योंकि वो समंदर किनारे थी तो सारा बंद था। और वहाँ पे ट्रेंड था कि हर शाम होती थी, 4 बजते थे और लोग जो है साइकिल से लेके निकलते थे। उससे ये हुआ कि एक जो मरता हुआ जो ये शौक था ना, वो दोबारा जिंदा हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रेंड बना लिया। अभी भी
जिन लोगों को आदत पड़ गई वो साइकिलिंग करते हैं अभी भी। बहुत सारे यार मैं स्कूल में जाता था, आपने बहुत सारे ऐसे शहर में लोग देखे होंगे जो अपनी गाड़ियों के पीछे साइकिल लगा के संडे के रोज खासकर वो अपनी फैमिली को लेके निकलते हैं और ये पूरा ग्रुप बने हुए हैं जो लोगों के, इसके ऊपर वो लोग साइकिलिंग करते हैं। प्रोफेशनल कैसे जाते थे आप? स्कूल तो हम पहले बस में जाते थे। ठीक है। जो स्कूल की वैन है उसके बाद फिर बस में चले। बस में हम चूंकि देही इलाके में थे तो हमारा हम पैदल जाते थे। पैदल, हाँ। प्राइमरी स्कूल करीब था, हाई स्कूल जरा दूर था। अच्छा। 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन हम पैदल जाते थे तो, लेकिन पैदल चलने का एक आपका वॉक प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन इसी तरह साइकिल पे भी अभी ना जो लोग जिम जाते हैं, ये अगर साइकिल आप चलाएं तो वो आपकी वर्जिश हो जाती है। वहाँ साइकिल रखी हुई होती है आजिज भाई, सही साइकिल भी वर्जिश का एक वो वाला भी था, एक हिस्सा है। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं भी साइकिल पे जाया करता था और बड़ी जिद्दत के साथ बड़ी साइकिल को सजाना, तैयार करना और नई सुबह जाना। पहले तो परमिशन लेना बड़ा मुश्किल था। अम्मा पापा कहते नहीं ट्रैफिक बहुत है, तुम साइकिल कैसे चलाओगे, बहुत दूर स्कूल है। मीरपुर खास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मीरपुर खास मेरे 15 साल गुजरे मेरे। तो वक्फा लेंगे जनाब अली और अपनी यादों को याद कर रहे हैं और आप भी याद करें कि आप स्कूल कैसे जाते थे। वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान नज़र अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया जिस परवरदिगार का जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया, खूबसूरत सी दुनिया बनाई हमारे आपके लिए। और ये कमरा इम्तिहान है, इस कमरा इम्तिहान में हमने इसके इम्तिहान को खैर वाफियत के साथ पुर करना है, सारे सवालात के सही जवाबात देने हैं और कुछ कंपलसरी चीज़ें उनको साथ लेके चलना है, जिससे लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं हमारे पेपर्स में या हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है साहब। तो ये वही एक कमरा है जहाँ पे बहुत से ऐसे काम जो करने यानी हमारे 5 अरकान हैं और वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और वक्ती पाबंदी करनी है, हुकूक़ुल इबाद, हुकूक़ अल्लाह और अताअत कीजिए, तवक्कुल अल्लाह करते रहिए, ज़िंदगी को आसान बनाते रहिए और उसको साथ में लेके चल के उनके साथ कामयाबी की तरफ रामदन रहिए। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे साहब कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें और वर्जिश करें, बहुत ज़रूरी है। हम जो कुछ खाते हैं खा पी के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो नहीं साहब अगर नाश्ता कर लिया थोड़ा वॉक कर लें, 10-15 मिनट ज़रा फास्ट वॉक कर लें। चहलना नहीं है, वो चहलकदमी नहीं करनी, मैं चाहूँगा चहलकदमी नहीं करनी है। वो एक चहलकदमी होती है ना, नहीं टहलना नहीं, एक तो टहलना भी होता है, तो टहलना नहीं होता, वॉक करें, इसके लाइक वॉक, ये भी काम है। अच्छा साहब, एक और ख़बर है आजिज़ भाई हमारे पास वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न से कि सईद गनी की ज़ेर सदारत जो है पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न में अहम जो है इजलास हुआ साहब। और ये क्यों हुआ? इजलास में 30 नवंबर को नशर पार्क और पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के हवाले से मुनक़्क़िद होने जा रहा है, तो इस पर ज़्यादा रोशनी डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बानी थे 30 नवंबर को सर। तो 57वां उसका यौम तासीस है इस बार। जो इस बार पीपल्स पार्टी ने ये जो आपने खबर बताई कल ये फैसला किया है कि इस बार निश्तर पार्क में एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपी के चेयरमैन हैं वो मुल्क में नहीं है, लिहाजा इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से ऑनलाइन खिताब करेंगे, वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे बैरून मुल्क से। तो 27 अपना यौम तासीस जो 30 नवंबर को होता है वो पीपल्स पार्टी हर साल मनाती है। हर डिस्ट्रिक्ट में जलसे होते हैं, कोई बड़े जलसे नहीं होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये फ़ैसला किया कि निश्तर पार्क कराची में एक बड़ा जलसा किया जाए। तो देखिए पीपल्स पार्टी निश्तर पार्क ही क्यों सवाल है? अच्छा, निश्तर पार्क की एक तारीख़ी हैसियत है कराची में। निश्तर पार्क में ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था। अच्छा। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी लॉन्च की थी, पीपल्स पार्टी की इब्तदाई मीटिंग हाला में हुई थी। ये जो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के वालिद साहब थे, मखदूम तालिब मौला जो सिंध के बहुत बड़े शायर भी थे, तो पीपल्स पार्टी का पहला इजलास वहाँ हुआ। लेकिन उसकी बाकायदा जो लॉन्चिंग 30 नवंबर को ही वो लाहौर में हुई है। लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लॉन्च किया गया था। लेकिन 30 नवंबर 1967 के बाद कुछ अरसे के बाद ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ा जलसा किया था। फिर 70 में 71 का जो सानहा हुआ, सानहा
बांग्लादेश जो अलग हुआ, पाकिस्तान टूटा जब, उसके बाद भी मैंने एक वीडियो देखी है कि निश्तर पार्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, और वो बड़ा एक अवामी किस्म का तो निश्तर पार्क में बड़े सियासी जलसे हुए, बड़ी सियासी जमातों की इब्तदा निश्तर पार्क से हुई। अच्छा, अल्ताफ हुसैन ने बहुत बड़ा एक जलसा किया था। इस तरह दीगर रहनुमाओं चलो निश्तर पार्क, चलो हमने कराची में बहुत लिखा था। जमात इस्लामी के बड़े बड़े जलसे निश्तर पार्क में होते थे। जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके बड़े बड़े जलसे जो है इब्तदाई दिनों में कराची में निश्तर पार्क का एक जगह थी जहाँ से जलसे होते थे। तो पीपल्स पार्टी के इब्तदाई जलसे भी निश्तर पार्क में हुए थे। तो इस वजह से ये यौम तासीस है, पीपल्स पार्टी को 57 साल हो गए हैं इस मुल्क में। और पीपल्स पार्टी बहरहाल जिस ज़माने में बनी थी वो बहरहाल उस वक्त एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी लगती थी, एक इनकलाबी जमात लगती थी। उन्होंने नारे भी ऐसे दिए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, रोटी कपड़ा और मकान। बुनियादी तौर पे ये एक सोशलिज़म का नारा था, यानी लोगों को मुफ्त रोटी देना, मुफ्त कपड़ा देना, मुफ्त मकान देना। ये और अच्छा वो ज़माना भी होता जब सोशलिज़म का बहुत बड़ा उभार था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाकायदा कह दिया था कि सोशलिज़म हमारी मैशियत है। तो यानी उन्होंने उसको कॉपी किया और फिर उसको इस्लामी कलर भी दिया। तो पहली तब्दीली आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से शुरू हुई, बड़ा और पहला डेमोक्रेटिक हमारे पास सिस्टम था, और पहला डेमोक्रेटिक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और पीपल्स पार्टी पहली वो जमात थी जिसने मुल्क को एक मुंतखब असम्बली के ज़रिए आइन दिया। तो ये कारनामे तो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े। और भी काम है, अगर मैं उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्थिति पे बयान करूं, 73 का आइन देना, फिर मजहबी हवाले से कादियानियों को गैर इस्लामी करार देना, और फिर उसके अलावा आपके अभी भी जो जितने रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं पार्लियामेंट के असम्बलियों के, वो सब उस ज़माने में 73 के आइन के तौसत से हुए थे। एटमी मुल्क बनाना पाकिस्तान को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा कारनामा था। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौसत से इस मुल्क को मिले। तो उसी जमात की यौम तासीस मना रहे। क्या रेट याद है, वो करेंसी क्या था हमारे उस ज़माने में? नहीं, मुझे तो, मैं तो उस ज़माने में नहीं था, लेकिन सर रेट के भुट्टो साहब के दौर में क्या रेट था, पाकिस्तान कहाँ पे था, क्या वैल्यू क्या थी हमारे पाकिस्तान रुपये के डॉलर के मुकाबले में? डॉलर तो सर शुरू में जब हमने सुना है वही 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तो याद है हमें। 10 रुपये जो स्टार्टिंग है वो इस तरह की थी, इस तरह की थी। 25 रुपये तक का तो मुझे भी याद है कि 25 रुपये मुझे याद है। डॉलर का रेट जब 25 रुपये था, 10 रुपये डॉलर हमें याद है। 10 रुपये याद है मुझे, 25 रुपये याद है, आजिज़ भाई को 10 रुपये याद है, मुझे 10 रुपये लीटर पेट्रोल याद है। उस ज़माने में हमें मतलब जो घर से जेब खर्ची मिलती थी वो 4 आने मिलती थी। जी 25 पैसा। 25 पैसा, 1 रुपया बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। बिस्किट आते थे यूनियन के, मेरे 5 पैसा और 10 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा भी होता था। एक पाई खिलाती थी, और 5 पैसे और 10 पैसे की ये सारी। तो उस वक्त 10 रुपए का डॉलर था, जो अब आप अंदाजा करें। आज देखते हैं क्या रेट है, ज़रा दिखाएं जी आज का रेट देखते हैं आजिज़ भाई, क्या इस वक्त आज के 2024 में क्या रेट है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है हम देख रहे हैं 181, कैनेडियन 198, यूरो 290, कुवैत दिनार 894 यानी 894 रुपीज़, यूके पाउंड 349, सऊदी रियाल 73.65 पैसा, स्विस फ्रैंक थी 311 रुपये, यूएस डॉलर 277.60 जनाब। ये इस वक्त की अपडेट्स हैं सर। अब 277 रुपये का है। तो बात तो सर वक्त की बात है ना, अब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त की आबादी क्या थी। उस वक्त नश्तर पार्क एक बड़ा पार्क समझा जाता है। नश्तर पार्क का भरा हुआ जलसा एक बड़ा, यानी कि उसका नाम होता था कि नश्तर पार्क भर गया, यानी नश्तर पार्क। अब आज के मुकाबले में जहाँ हम जिना को बोलते हैं कि वो बागे जिना को बड़ा पार्क समझा जाता है, लेकिन अब नश्तर पार्क उसके मुकाबले में छोटा लगता है, क्योंकि उस वक्त आबादी के लिहाज से वो बहुत बड़ा पार्क समझा जाता है। और उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस रही है कि क्योंकि वो रहा तमाम सियासी जमातों का ये मरकज़ रहा कि जब भी कराची में कोई तहरीक चली या कोई जलसा होना चाहता था तो उसका नाम नश्तर पार्क से ही शुरू किया गया उसको, चाहे कोई भी चीज़ हो कराची की या पूरे पाकिस्तान के हवाले से। जब कोई तहरीक या कुछ उसका जलसे का मरकज़ जो रहा वो नश्तर पार्क होता था, क्योंकि जगह एक तो सेंटर ऑफ द सिटी कायदे आज़म के मज़ार से मुत्तसिल है, क्योंकि उसकी एक अपनी वो तारीख़ है, तो उस वजह से वहाँ पे होने के बायस वो एक
मशहूर हुआ। जैसे आपने कहा हर दीवार पे होता था चलो चलो नस्तर पार्क चलो, ये चौकिंग एक अरसा हम देखते रहे और मुख्तलिफ सियासी जमातों की, ये नहीं कि एक सियासी जमात ये लिखती थी, हर सियासी जमात का जब उसका जलसा होना चाहता था तो कराची की दीवारों पे ये लिख दिया जाता था चलो चलो नस्तर पार्क चलो। तो ये एक शेर बन गया था जो हम दीवारों पे देखते रहे, लेकिन अब वो बात ही ख़त्म हो गई। अब तो जब बड़ा जलसा होता है तो उसको बाग़ जिना की तरफ देखा जाता है, लेकिन वो भी देखिए उसी से ही उसी का नेबर है। अगर सब देखा जाए तो कोई ज़्यादा फासला 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो बहुत करीब करीब ये इस तरह की चीज़ें इस शहर में रही हैं। पुरानी चीज़, पुरानी एक याद जिसको कहते हैं यहाँ पे रही, और जलसे होते रहे हैं। आबादी के लिहाज से जब चीज़ें बढ़ती गई हैं तो लगता है थोड़े अरसे बाद हमें भी ये बाग़ जिना भी छोटा लगेगा कि यहाँ के ये तो एक मामूली सा छोटा है जहाँ पे लोग आवाम ऐसी आती तो भर जाती है। अनस भाई बिल्कुल सही कहा कि छोटा बड़ा और बड़ा छोटा हो गया है। आपने कहा ना ये चीज़ें तो हैं, वक्त के साथ तब्दीली होती जा रही है। जो छोटी सवारी थी वो अमीरों की बनती जा रही है। हम साइकिल की आप बात कर रहे थे ना, इससे पहले हम एक्सरसाइज वर्जिश की बात कर रहे थे, तो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये की मैं ख्याल से मैं गलत ना हूँ साइकिल इस वक्त होगी 25 से 30 हज़ार 25 से 30 हज़ार रुपये की साइकिल, नॉर्मल साइकिल है ना तकरीबन। सर इस वक्त जो मोटरसाइकिलों की जो कीमतें हैं वो तो निकल गई है, रॉकेट। मोटरसाइकिल तो लाख रुपए तक पहुंच गई है भाई। अब आप लाख तो 1.5 लाख रुपए पे तो ये नॉर्मल जो पेट्रोल वाली जो पुरानी जिसको आप 50,000 में ले लेते थे वो आज तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। और हम ये देख रहे हैं कि और अब आप जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं वो तो गाड़ियों की कीमत, जो पुरानी गाड़ियों की कीमतें थी जो शोरूम से मेहरान और ऑल्टो की कीमत दे, हाँ। इस वक्त जो मेरी गाड़ी की कीमत है उसको अगर मैं दूं तो उसके पैसों में मुझे एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। सही बात है यार। हाँ तक 3-1 लाख रुपए तो है कर आगे 3-3 लाख रुपए 6 लाख रुपए तक सर। 6 लाख रुपए कौन सी बाइक? इलेक्ट्रिक बाइक सर। इलेक्ट्रिक बाइक जी भाई, आप ब्रांड पे जाएंगे, चीज़ों पे जाएंगे, चार्जिंग। अच्छा टैक्स लगा लोगों के? अच्छा टैक्स लगा लें, उसके बाद वो जो जिसकी लंबी चार्जिंग है जो आपको 170 200 किलोमीटर तक वेरिएंट के हिसाब से ना सही चार्ज में ऐसा होता है। प्लान है फिर ले लें पेट्रोल के मुकाबले में। फिर घर वालों के लिए साइड में वो डब्बा लगा है, फिर वो गाना होगा वो क्या ये दोस्ती हम नहीं छोड़े। बात ये है कि जहाँ आप सवारी आपके पास ये है और 1 लाख से दुकानदार कहता है यार कि लोग ना पुरानी बाइक्स का वो रनिंग नहीं रही है जो पहले थे, क्योंकि 1 लाख से ऊपर तजावज़ कर गई है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब कुव्वत ख़रीद की बात है ना आपकी और मेरी को। अब आपकी जो कारोबार है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो नौकरी पेशा अफराद जो हैं, ज़्यादातर तो हर कोई कारोबारी अफराद नहीं ना, नौकरी पेशा लोग भी हैं, तो उन कैसे वो क्या उस स्पीड से जितनी स्पीड से आपकी महंगाई बढ़ गई कोविड के बाद, क्या आपकी सैलरी इतनी स्पीड से बढ़ी? नहीं या उसके मुकाबले में आई? नेवर एवर। लोग अभी भी आपको अंडर कॉस्ट काम करा रहे हैं। आप आज के लिहाज से आप देखें 40-50 हज़ार रुपये में आप गुजारा लिविंग तो नहीं है ना, नहीं तो कैसे हो सकता है? 2009 की बात करें, 8 की बात करें, तब भी उसमें कुछ पैसे बचते थे कुछ। तो ये जो लोग आजकल जिस तरीके से अपना काम चला रहे हैं ना, अब आप लोगों की, फिर मैं कहूँगा कि आप बीमारियों का रेट कहते हैं बढ़ गया, शुगर का लेवल, शुगर की बीमार बढ़ रहे हैं तो वो टेंशन, ब्लड प्रेशर के लोगों के अमराज बढ़ रहे हैं, टेंशन, आपके दिल के अमराज बढ़ गए, वो ब्लड प्रेशर, ये तमाम इसी चीज़ से मुंसलिक है। आदमी की जो मसाइल है ना वो फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो जनाब फिर ये सारे मसाइल तकालीफ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि जब ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ जो चीज़ें हैं उसके अंदर तो चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से लेके चलना है, वो हमारा और आपका काम है। किस तरह लेके चलेंगे डिपेंड करता है। वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे और जानेंगे जनाब ये तजावज़ात जो हैं कराची शहर में बल्दिया उज़्मा ने एक ज़रा ठेका उठाया और उन्होंने कहा कि यार ये तजावज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुनासिब नहीं, फिर ट्रैफिक का जैम होना, सब चीज़ें इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। Once again, सिटी का टर्न का मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ और आप हैं वहाँ जनाब अली। इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और ख़बरों पे नज़र डाल रहे हैं। और ख़बरें ऐसी हैं कि मत पूछे कैसी हैं। ख़बर इधर से उधर हो जाए तो बात कुछ ही कुछ हो जाती है अगर वो ऑथेंटिक ना हो। बस आपने एक हल्का सा कोई भी ख़बर का शोशा छोड़ दीजिए, फिर देखें अब सोशल मीडिया की ज़िंदगी में, हमें दुनिया में जो है वो इतनी जो है रैपिडली फैल जाती है स्प्रेडली के जनाब पता नहीं चलता साहब। शहर से तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो बल्दिया उज़्मा का कराची मुतारिक हो गई है। सर ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये लफ्ज़ गैर कानूनी तजावज़ात होना चाहिए। वैसे तजावज़ात है ही गैर कानूनी लफ्ज़, कानूनी तो होता ही नहीं है। हाँ। तजावुज़ करना मतलब एक दायरे से निकल जाना। तो लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है जो ये भी बरसों से सुनते आ रहे हैं
जब भी सुनते हैं हर तीसरे दिन ये खबर ज़रूर आती है कि नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कार्रवाई शुरू हो गई, बस ये हो गया, तजावुज़ात ख़त्म हो गए, तीसरे दिन फिर वही तजावुज़ात। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि हमारे चाहे सूबाई हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो, इनके पास इस मामले का मुस्तकिल हल नहीं है। सिलसिला बना हुआ है ना, मुस्तकिल हल नहीं है। नहीं हो सकता। मुस्तकिल हल क्यों नहीं हो सकता भाई? देखें, पथारे, रेड़े और रोडों पे रक्शे और छोटे छोटे दुकान, छोटे शॉप्स, ये सब बन जाते हैं। ऑपरेशन होता है, ख़त्म हो जाते हैं, 3 दिन के बाद फिर लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि ये जो 4 दिन आइडियाज़ हमने कवर किया, आइडिया 2024, इतना स्मूथली सारी चीज़ें होती थी कि रोडों पे ट्रैफिक भी नहीं होता था और किसी बस स्टॉप पे कोई मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला खड़ा भी नहीं हो सकता था। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस हर वक्त अलर्ट थी, किसी को इतना रूल्स पाबंद। कमाल। तो मैंने ये सोचा ये अगर 4 दिनों में ये हो सकता है ऐसे, तो हमेशा क्यों नहीं होता? 365 दिन भी हो सकता है। मतलब ट्रैफिक पुलिस अगर, या नॉर्मल पुलिस या शहरी इदारे अगर किसी इवेंट को मैनेज करने के लिए अलर्ट होते हैं, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। अब बसें बाकायदा अपने स्टॉप पे खड़ी होती हैं, स्टॉप के बगैर बसों को खड़े होने नहीं दिया जाता। ये अगर सिस्टम 12 महीने चलता रहे तो क्या होगा? नहीं चल रहा है, लेकिन यही सूरत हाल है नाजायज़ तजावुज़ात का। तजावुज़ात एक, वो कहते हैं, एक ख़बर होती है जब बारिशें होती हैं तो हम कहते हैं कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए, हर खबर में होता है। तो ये भी वही नशेबी इलाके हैं जो जब भी बारिश होगी तो ज़ेरे आब आ जाएंगे। ये तजावुज़ात हर तीसरे दिन की वो खबर है जो और कोई खबर ना हो तो शहरी इंतज़ामिया के पास यही खबर है जी, वो चला दो तजावुज़ात का ख़ात्मा। मुझे बताएं, गुज़िश्ता कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं, इम्प्रेस मार्केट जैसा इलाका क्यों तजावुज़ात ख़त्म नहीं होते? मैं तो रोज़ाना कायदाबाद से गुज़रता हूँ। कायदाबाद में अभी भी फ्लाईओवर बनने के बाद भी ट्रांसपोर्ट को, जो बसें, आम मुसाफिर गाड़ियाँ, आम पैसेंजर बसें जा रही हैं, आधा घंटा वहाँ रुकी हुई होती हैं, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम क्यों होता है? तजावुज़ात का ये बात कर रहे हैं। इम्प्रेस मार्केट के सामने जो 100 रुपये पथारा, 50 सामने जो गली है, जो बोरी बाजार लगता है उसके साथ, वो गली पेवर हुई हुई है। उसको चलने के लिए, आम आदमी के लिए, गाड़ी गुजर जाए या वो मुख्तस हो गई है, ऐसा लगता है कि वो तजावुज़ात पथारों के लिए मुख्तस है। और बीच में उसमें कपड़े बिक रहे हैं, उसमें वो जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं, उनके एजेंट्स घूम रहे हैं। आप भी गुजरेंगे, वो आपको भी बोलेंगे आपके ये जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, मैं एक दिन में काले कर दूँगा। बड़ा ज़बरदस्त हो। एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द आप घूमें, आपको बड़े ज़बरदस्त नौसरबाज मिलेंगे, आपको एक से बढ़कर एक नौसर। खुद के बाल नहीं होंगे लेकिन आपके पास आ जाएगा, यार आपके बाल। मुझे कभी ऐसा कोई चीज़ लेने, कोई जड़ी बूटी वगैरह कोई चीज़ आपको चाहिए हो, कोई ऐसी चीज़ वहाँ से लेने जाए, तो आपके, यार आपके बाल लग रहा है बड़े गिर रहे हैं, आपका कलर, ये जो छाइयाँ आ रही है ना, ये बड़ी, आप कोई ना कोई मसला आपको निकाल के ना आपको एंगेज करेंगे। और वो फिर जो आपको लूटने का सिलसिला है, ये भी एक अजीब माहौल है वहाँ पे, एक सिस्टम है तजावुज़। वो बात ये ना कि कराची शहर कमाने के लिए आते हैं ना, इतने दूर, दुबई है, तो बात आपने तजावुज़ात पे की और वो बात वो 100 रुपये फ़ी पथारा मैंने खुद देते हुए देखा है। अब वो सिविल में एक बंदा आता है और वो सबसे पूरा सिस्टम है, ना दे तो उसका जो वो जो पूरा तराजू उठा के ले जाते हैं। आप ये देखें, जो बात कर रहे हैं ना आजिज़ भाई, सिविक सेंटर की जो गलियां हैं, या उससे पहले जहाँ पे ये ब्रिज शुरू होता है आपका, स्टेडियम वाला ब्रिज जिसका कहते हैं सिविक सेंटर, उसके उल्टे हाथ पे दुकानें बनी हुई। वो दुकानें किस चीज़ की हैं? टाइपिंग, स्टैम्प पेपर, इन तमाम चीज़ों की। लेकिन वो दुकानें होने के बावजूद उनके काउंटर्स जो हैं वो बाहर रोड तक आए हुए होते हैं और उनके एजेंट्स वहाँ बैठे फुटपाथ। अब वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था, शीशे की तरह चमक रहा था। वाह वाह वाह। और वो 4 दिन तक वहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, बाहर किसी की हिम्मत नहीं थी कि निकाल ले वो। क्यों भाई? ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान। आज आप चले जाएं वहाँ पे, आज चले जाएं वहाँ पे, जाके खड़े हो गए, पुराना वाला हाल हो जाता। कैसे ये 4 दिन कैसे गुजरे और ये 4 दिन में क्यों ऐसा, 4 दिन बाद ऐसा क्यों हो गया? फ्लाईओवर्स है ना शहर में बहुत सारे जी, फ्लाईओवर्स के नीचे मार्केटें बन जाती हैं। हाँ,
ये आपने देखा होगा। बिल्कुल है यार मैं तो कहूँगा रेस्टोरेंट बना दो यार, कम से कम वो कबाब। अच्छा, वो मार्केट क्या तो करते मार्केट हैं? डेंटर पेंटर बैठ जाते हैं आगे। फ्लाईओवर के नीचे आपको लगेगा ऐसे कि फ्लाईओवर के नीचे हैं, लेकिन वो फिर रोड पे आ जाते हैं। वो मार्केट बढ़ती बढ़ती वो रोड पे आ जाती है। मतलब ये अजीब सूरत हाल है, और ये दिखावे का है सारा। तजावुज़ात के खिलाफ सारी टू से कोई ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन दिखावे का होता है। हम ठीक हो जाए ना तो सब ठीक हो सकता है। सारे ठेले वाले नहीं दे रहे पैसे आज, ज़्यादा क्या होगा, बाहर निकाल देंगे। तो कोशिश करें, हिम्मत करें कि जो है यूनिटी का इजहार करें। आई नो कि सबके पैसे नहीं होते, वो बेचारा पतारा वाला दुकान नहीं ले सकता, उसकी मजबूरी है कि 100 रुपये दे के अपना पतारा 7 दिन में टिकाता है। माल गाल जानते हैं जनाब अली, क्योंकि सब्ज़ी वाले भी इस चक्कर में ज़द में आ जाते हैं बेचारे जब वो होते हैं। तो जनाब जानते हैं, अच्छा जी, गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक टमाटर जो है 100 रुपये, मैंने कल 200 रुपये लिया है। कल 240 रुपये का रेट है टमाटर आलू का। 70 रुपये। बताएं क्या रेट है आपको, जल्दी 100 रुपये से ज़्यादा है आलू। लहसुन 670 क्या 700 अदरक 380 रुपये है। 600 रुपये 600 रुपये बता रहे हैं आपके इलाके में। आज भाई अभी बताइएगा, गाजर 80 रुपये बता रहे हैं। 150 100 से कम तो कोई सब्जी नहीं मिलती अब। 150 रुपये हर चीज़ 100 तोरई 60 रुपये जनाब। क्या? 60 रुपये, 120 रुपये मिल रही है आपके यहाँ। लौकी 40 रुपये किलो। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये सही कह रहे हैं आजिज भाई, नहीं 100 से कम तो कोई भी सब्जी नहीं है। बताओ यार, फूल गोभी पे कह रहे हैं 50 रुपये किलो मिलती है गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक है सर। इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। खीरा जो है वो 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैं तो 15-20 किलो ले लूँगा। भिंडी 100 रुपये 180 रुपये भिंडी जो है वो मिल रही है। प्याज जो है 120 रुपये। हमारे रिपोर्टर हैं बस वहाँ पे हैं, अच्छा चले उनको मिलते हैं जनाब अली। तो ये था गवर्नमेंट रेट, और आपने अपने रेट बता दिए, आज भाई ने अपने बता दिए जनाब अली। मैंने कल 200 रुपये खुद लिए हैं, भाई ने 240 रुपये टमाटर खुद लिए हैं। आई डोंट नो कि आप कितने का बाय करने वाले हैं, करने वाली हैं, डिपेंड करता है। जी क्या अपडेट है इस वक्त, आप मौजूद हैं, करंट रेट बताएं ज़रा इस वक्त अब आप। हफ्ते का पहला रोज़ है और शहर कायद में सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में कोई वाज़ेह तौर पर कमी नहीं हो सकी। शहर कराची में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। अगर हम आलू की बात करें तो आलू की सरकारी कीमत 115 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाज़ार में 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम प्याज की बात करें तो 132 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में 140-150 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम टमाटर की बात करें तो सरकारी कीमत 150 रुपये, लेकिन मार्केट में 50 रुपये इजाफे के साथ 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत 660 रुपये 665 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 700-750 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 437 रुपये, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 600-650 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। और अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो सरकारी कीमत तकरीबन 104 रुपये 105 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। दुकानदारों और सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि ये जो कीमतें हैं ये मंडी की बुनियाद पर तय होती हैं, क्योंकि हर रोज़ जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव आता है, उसी हिसाब से ही जो कीमतें हैं वो तय की जाती हैं। ताहम कमिश्नर कराची का अगर रेट्स देखे जाएँ तो उनमें और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। कहीं भी हमें उन पर जो है अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। सर ये करंट रेट थे, करंट रेट तो हैं। अब कल एक बात हो रही, मैं जाता हूँ वहाँ, आपको बताया था एम्प्रेस मार्केट के पास शहाबुद्दीन मार्केट से सब्ज़ी लेता हूँ। अब वो दुकानदार से मुझसे बात हो रही थी, कहता भाई मसला ये है कि इस वक्त नया आलू आ चुका है। नए आलू के अंदर हो ये रहा है कि अब आप जहन देखें और चोरी का तरीका कार सर बताएं। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मिट्टी जो है, क्योंकि वो ज़मीन से निकलता है तो वो मिट्टी साफ़ नहीं हो रही, वो वज़न के अंदर मिट्टी आ रही है। कह रहे हैं अगर एक बोरी के अंदर 5 से 10 किलो मिट्टी का वज़न निकल रहा है तो फिर मुझे तो कॉस्ट में मिट्टी की नहीं, मैं तो आलू की दे रहा हूँ, तो मैं किससे वसूल करूँगा? आपसे वसूल करूँगा। अब मेथी का भी सीजन, इनके पास मेथी का सीजन उसने मुझे यूँ दिखाई मेथी उठा के ना, और मेथी भी वो ज़मीन से, अब जैसे वो उसके नीचे वाकई में वो मिट्टी लगी। कह रहे आप देखें दुकानदार क्या वो मिट्टी समेत वो तोल के दे रहा है। मैंने कहा यार ये मिट्टी तो झाड़ लो, हम खुद सही नहीं। कह रहे हम क्या करें, हमने खरीदी इसी तरीके से, हम औरों को क्या कहें, हम खुद सही नहीं है। तो ये अब आप चोरी के और वो अच्छा 2 नंबर के तरीके कार आप दुनिया भर में आते हैं, तो वहाँ तो मुसलमानों का मामला में रमजान मुबारक में रेट तो कम किया जाता है और हम एक दूसरे को काट रहे हैं। एक बात याद आई है कि अभी एक केस हुआ है, एक बहुत बड़ा केस हुआ है गैर मुल्कियों के साथ। अच्छा, यस। यहाँ से एक चाइना के साथ एक व्यापारी ने मुआहदा किया, वहाँ कोई क्लासिक किस्म की मिट्टी है उसको प्रोवाइड करने की। ठीक है, पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का वो मुआहदा है। अच्छा, लेकिन मज़ेदार बात है
कि वो मट्टी के उस क्लासिक मट्टी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बजाय रेती बजरी भेज दी चाइना। FIA अब उस केस को तहकीकात कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें। अच्छा। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, मेन जो मुलजिम है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। तो आप अंदाज़ा करें हम कितने बेईमान लोग हैं यार। गैर मुल्कियों से भी फराड करते हैं, उनको भी धोखा देते हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही होगी ना, ये हमारे पूरे मुल्क की बदनामी एक शख्स की नहीं हो रही कि यार पाकिस्तानी ऐसे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह हमारे लिए तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तानी धोखा देते हैं, पाकिस्तानी बेईमानी करते हैं, पाकिस्तानी फराड करते हैं। ऐसे ही एक मसला ताजिकों के साथ आया। ताजिकिस्तान का एक ग्रुप था, हमने इसकी खबर भी चलाई। अब उनके पैसे ले लिए, उनसे एडवांस ले लिया, उनके चेक दे दिए, वो चेक वो बेचारे लिए घूमते रहे, और वो बोल भी नहीं सकते, ज़बान का उनके साथ इशू, और उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी, और दुकान जगह बंद और लोग गायब, और वो घूमते फिरेंगे भाई हमने पैसे एडवांस दिया था, किसको दिया था, वो सामान कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए। वो चैम्बर पहुँचे, उनकी पुलिस के पास पहुँचे, हमने उसकी खबर भी चलाई थी, मिराज भाई के पास से ये खबर चाहिए। तो ये आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान को? हम मईशत बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, और हरकतें ना वाली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सर आजिज़ जमानी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। हज़ भाई आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने डिस्कस किया कुछ अपने दिल की बातें, आपके दिल की बातें हमने औरों तक पहुँचाई, और शायद आपके दिल की बातों में हमारे दिल की बातों में मिल गई होंगी। बाकी पाक से जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। वक्फा बहुत ज़रूरी है। जाते थे एक खबर है कि जनाब LPG की जो है वो सरकारी कीमत 254 रुपये, लेकिन 280 रुपये पे वो कहते हैं जी पीछे से महंगी मिल रही है। शहर कायद में पार्क्स जो है उजड़ने लगे, ना सिर्फ बल्कि पार्क्स ब्रेक, बल्कि जो है अल हबीब जो है कोरंगी में अल हबीब पार्क है वो खस्ता हाली का शिकार है। सिर्फ अल हबीब पार्क नहीं, बहुत से पार्क हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं। देखना है आपने, हमने वक्फे के बाद। वेलकम बैक once again सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे। उस परवरदिगार ने हमें एक और दिन से हमें नवाजा। जनाब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ख़बरें आप तक पहुँचा दी, जो ख़बरें थी उसकी तस्दीक भी हो गई, तशरीह भी हो गई, और यकीनन आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि साहब की ऑथेंटिक ख़बरें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और डिजिटलाइज हम हो चुके हैं। और इस डिजिटलाइजेशन के अंदर हम बहुत सी ख़बरें सोचे समझे बग़ैर जो है हम शेयर कर देते हैं, आंखें बंद करके, और वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो हम ना बने आर्टिफिशियल मटीरियलिस्टिक सहाफ़ी ना बने, बेहतर है कि ऑथेंटिक ख़बर TV चैनल है, इसकी तस्दीक के लिए मेरे ख्याल से वो बेहतर आगाही आपके लिए मिल जाती है सिटी 21 की तवज्जुह से, जो कराची बेस ख़बरें आप तक पहुँचा रहा है लम्हा ब लम्हा। जनाब अली, अब वक्त बढ़ाने का आगे क्योंकि ज़माना है सॉफ्टवेयर का, बात कर रहे हैं, नौजवान जो है वो तो आगे बढ़ रहा है साहब, और न सिर्फ इतना बढ़ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो डेटा साइंस, तो साइबर सिक्योरिटी, तो AI की बात करें तो दुनिया बड़ी मशगूल होती हुई दिखाई दे रही है, और एक नया रंग में आ चुके हैं, और लोग एक दूसरे को भी कहते हैं यार ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, आई थिंक कि हमें इसमें मूव होना चाहिए, जाना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है, अल्लाह ताला इन सब लोगों को बहुत कामयाब करें। हम सोचते समझते हैं और फैसला कर बैठते हैं कि हमारे लिए शायद यही बेहतर है। बेहतर तो ऊपर वाला जानता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। तो दुआ ऐसे मांगिए कि अल्लाह ताला अगर हमारे हक़ में अगर बेहतर है तो साहब वो बिल्कुल हमें अता कीजिए, और उसमें बरकतें दीजिए, सेहत के साथ दीजिए। पैसा ज़रूर मांगिए, कामयाबी ज़रूर मांगिए, लेकिन सेहतमंदी के साथ मांगे। और ये तो है भी हज़रत अली का कौल कि जनाब कि पहली दुआ, किसी ने पूछा कि पहली दुआ में क्या मांगो, तो आपने कहा कि सेहत की दुआ मांगो। तो सेहत होगी तो सब कुछ काम चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। हम बात करेंगे रोबोटिक की दुनिया है जनाब अली, और चीज़ें तब्दीली आ रही हैं। एलन मस्क की बात करें, वो भी रोबोटिक चीज़ें आ गई हैं, गाड़ियाँ खुद ब खुद चलने लग गई हैं। तो सऊदी अरब के अंदर भी जो हम उनसे कुछ आगे थे 90-70s के एरा में, अब वो भी हमसे बहुत आगे की गाड़ी ऑटोमेटिक हो चुकी हैं जनाब अली, और चीज़ों को बड़ा क्योंकि रोबोटिक का ज़माना है। और रोबोटिक एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बड़ों में, और ख़ास तौर पर बच्चों की नशोनुमा के लिए बड़ा यूनिक है। एजुकेशन, पढ़ाई तो अपने साथ साथ चलती रहती है, तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ जो है रोबोटिक की दुनिया एक नई चीज़, नया रंग जो है वो हमारी तालीमी इदारों में बच्चों में नई लेकर आ रही है। तो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं हुदा गरीब साहिबा, CEO and the founder E-Imaging, STEAM Education Training, focus mainly on the robotic education, the training in all Pakistan। बात करेंगे, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, थैंक यू अज़हर फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, खैरियत से आ गई, ठीक आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अरे वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। हुदा गरीब साहिबा, आपका बड़ा एक मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के साथ जो है बड़ा एक इंट्रैक्शन है, और बच्चे तो मन के सच्चे हैं, और हमारे फूल जैसे बच्चे को फूलों की तरह में लेकिन को चलना होता है। तो रोबोटिक में आना
हाँ जी। ये क्या, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप बताएं कि कैसे इत्तेफाक हुआ कि इस फील्ड का चुनाव किया जाए। देखें, एक सर एक बहुत सिंपल सा बैकग्राउंड है। आपने कहा कि बच्चा जो है फूल जैसे होता है, उसमें हम उस फूल को कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड फिर इवेंचुअली हम एक बगीचे में देखते हैं कि एक बेड ऑफ फ्लावर्स होता है जिसको हम बैठ के इवेंचुअली एडमायर कर रहे होते हैं। तो बात यही है कि देखें, मुझे एजुकेशन में आने का हमेशा से बचपन से शौक ही था, कुछ एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेनिंग में। इत्तेफाकन ये हुआ कि मैंने फिनिश माई कॉलेज, केम बैक, एक यहाँ पे स्कूल में जॉब लगी। वहाँ पर आई रियलाइज्ड कि देयर इज सो मच टू डू, सो मच टू ग्रो फॉर किड्स, इतने अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए, एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। एंड मुझे वैसे ये रीडिंग वगैरह का शौक होता है, ये रैंडम सी हिस्ट्री, कल्चर, रिसर्च वगैरह का शौक है। सारी चीज़ें सब कुछ मिला के जो है इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि इट इज़ नाउ टाइम। स्कूल की तरफ से लर्निंग हुई, एक्सपीरियंस हुआ, सारा कुछ हुआ, बच्चों के साथ वो एक्सपोजर हुआ कि जहाँ वो कल्टिवेट हो सकते हैं। एंड बिफोर यू नो इट 2007 जैन में इमेजिन सेट हुआ एंड वी टुक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। एंड फोकस है हैंड्स ऑन लर्निंग, स्टीम एजुकेशन, रोबोटिक्स, जैसे आपने कहा आजकल का ज़माना वो ये है। सो दैट्स वेयर इट इज स्टार्टेड एंड अभी तक माशाल्लाह कहानी चली रही है हमारी। तो आप बाहर से पाकिस्तान आई, हाँ जी। तो वो खुद आई, ये हालात वाक़यात ने फैसला किया कि बच्चों में कुछ नया होना चाहिए? इट वॉज अ मिक्स। अच्छा, इट वॉज अ मिक्स। बेसिकली वो था कि देखें, ऑनेस्टली पेरेंट्स से ज़्यादा दूर में रहना नहीं चाहती थी, तो उसकी वजह से आ ही गई। माँ बाप के बगैर कौन रह सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, वो एक हमारे कल्चर में कोई बॉन्ड एक अलग होता है पेरेंट्स के साथ। तो उसमें केम बैक होम एंड हूँ भी इकलौती बेटी एक्चुअली, माशाल्लाह। तो उसके वजह से केम होम। तो अम्मा अब्बा ने बुला लिया होगा कि नहीं, दिल से दिल की राह मिल गई वाली बात है। ओके, फाइन फाइन। एंड केम, हालांकि अब्बा ने कहा कि बेटा यू हैव अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, देख लो, बिकॉज पाकिस्तान का जो हाल इस वक्त चल रहे हैं, तुम्हारे फील्ड में इतना तुम्हें शायद एक्सपोजर ना मिले, बट ही इज लाइक इफ यू वांट टू कम बैक, गिव इट अ शॉट, बेटा देख लो। ओके, एंड ऑनेस्टली वापस जाने के कभी इम्कान नहीं हुआ। ओके, फाइन। तो रोबोटिक पे बात है हम। हाँ जी। ये रोबोटिक का फैसला कुछ और क्यों नहीं? बहुत से लोग कुछ और भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत कुछ है, लेकिन समथिंग यूनिक फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द फ्यूचर। ऑनेस्टली रोबोटिक्स इज समथिंग विच आप देखें कि आप एक सिंपल सी चीज़, अगर क्विक हिस्ट्री लेसन लें, लाइट बल्ब, थॉमस एडिसन, ठीक है, उन्होंने वो भी एक इलेक्ट्रिक आइटम ही है ना, टेक्निकली रोबोटिक आइटम ही हुआ ना। आपकी वॉच, आपका स्टूडियो सेटअप, एवरीथिंग इज रोबोटिक आइटम। अब आप गूगल असिस्टेंट, सैमसंग असिस्टेंट, ये टेस्ला ने जो रोबोट्स बनाए, सारे बेबी सिटर्स एंड पेट सिटर्स अब बना रहे हैं टेस्ला ने। सो ऑल थिंग्स आर गोइंग देयर एंड उस पर जो है सारी इनोवेशन है। एवरीवन हैज़ हैड द चांस। जो ये इन्वेंशंस के जो पायनियर्स थे, उनको सोसाइटी से जो मिला, बैकलैश मिला, बट दे समहाउ। मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद डिटेल बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर खैर ऑफिस के साथ होंगे। जनाब अली, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करना बाकी हैं। हमारे साथ तो गेस्ट मौजूद हैं, मज़ीद मेहमानों ने हमारे साथ अपना सिलसिला जोड़ लिया है, आ गए हैं। और किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, जिसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट करेंगे। वैसे तो हम जो बात कर रहे थे रोबोटिक की दुनिया, बच्चों में तालीमी में एक नया तब्दीली, यानी कि हम देखा जाए स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ रखा जाए, तालीम से हटकर कुछ नया होना चाहिए, तो रोबोटिक की दुनिया तो चली रही। तो हुदा गरीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें जो है ज्वाइन किया है जनाब अली मरियम मोतीवाला, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आई हैं, सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है जो टॉपिक बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ज़बरदस्त है, जिस पर बात करना मैं समझता हूँ बेहतर है, ताकि ज़रा आगाही हो जाए, इसके ऊपर भी ज़रा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, जो डीएक्टिवेट है। नवंबर का दिन जना 25 तारीख़ आज है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन। पाकिस्तान दुनिया भर में हर साल 25 नवंबर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जाता है। इसके बावजूद सनती बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम में अब तक कोई वाज़ेह कमी तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर नाजुक सूरत हाल को देखा जाए तो यूनान, मिस्र, इराक़, हिंद और चीन अलगज़ के माशरे में औरतों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटते हुए नज़र आते हैं। मूज़ी जानवरों से भी बदतर सलूक देखने को हमें मिलता है। अहले अरब औरत की बात की जाए तो वजूद को मौजब आरी समझा जाता था, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अक्सर मज़ाहिब औरतों को गुनाह का सरपरस्त, चश्मा, मासूमियत का दरवाज़ा और बाप का मुजस्सम समझते थे। हत्ता के घर में भी औरत के साथ उठना बैठना रूहानी तरक्की की राह में रुकावटें समझा जाता था। तो ये सारी वो चीज़ें जो जुल्म सितम की थी। फिर उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को भेजा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जुल्म के अंधेरी घटनाओं से निकाल कर वो तमाम हुकूक दिए जिसकी वो हकदार थीं। बताया कि कितनी रहमत है जब आपके घर में आपकी बेटी आती है, जब बेटी आती है तो कितनी रहमतें बरकतें होती हैं। बेटी के होने से घर में बड़ी रौनकें होती हैं। वो आप भी हो सकती हैं, कल को आपकी शादी होगी तो आप बहू भी बन सकती हैं, आप एक माँ भी बनेंगी, फिर एक सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन अगर सिलसिला अपनी लाइब्रेरी के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अगर वो डायरी निकाल के अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो साहब फिर आप शायद तन्हा रह जाए, क्योंकि मकाफ़ात अमल है साहब, क्योंकि आपने भी बूढ़ा होना है। अगर आप कभी माँ थीं, अब कभी आप सास थीं, कभी आप बेटी थीं, नंद थीं या XYZ जो भी आपका रिलेशन बना या बना था, तो वो ज़ाहिर है एक फ़र्क में आता है। उस फ़र्क को बेहतर बनाने के लिए आज हमने मौजूद करेंगे, हम बात करेंगे और मरियम मोतीवाला और हुदा गरीब साहिबा से कि जनाब ये जो सिलसिला है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का जो हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे थे, इस बारे में रोशनी तो डालें, क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्यों हो रहा है? देखिए, आई थिंक इट्स मोर कि मर्द जो है, जो कि हमारे आजकल सोसाइटी देख रहे हैं वैसे जो फाइनेंशियल इतना सारा हालात चल रहे हैं, तो आई थिंक जो मर्दों पे या किसी पे भी इतना जो दबाव आ रहा है, चीज़ों पे फाइनेंशियली दबाव आ रहा है, तो जब वो फ्रस्ट्रेटेड होके घर में आते हैं तो एक वीक लिंक उनको मिलती है। ठीक है, जाहिर है जब वीक लिंक इनको मिलती है तो औरत ही हाथ में आती है, क्योंकि औरत को यही सिखाया जाता है कि खामोश रहे, घर संभालना है, कुछ ना बोलो। तो जब वो अगर आगे से कुछ बोलेगी तो उसको 1 2 3 करके आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब वो इसीलिए ज़्यादातर तशद्दुद का यही बनती है क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस आगे से आ रही होती हैं। फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है? देखिए, फ्रस्ट्रेशंस फैमिली की तरफ से आ रही होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मर्द हरजाद होते हैं, वो काम पे जाते हैं और अगर घर की उनकी वो सारी चीज़ें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो फाइनेंशियल नहीं हो पा रहा है, या जो एक क्योंकि चेन रिएक्शंस बनते हैं, हमारे साइकोलॉजी में कहा जाता है कि एक चेन रिएक्शन बनती है कि अगर बॉस ने हस्बैंड को कुछ कह दिया तो वो एंगर ज़ाहिर है बॉस पे नहीं निकाल सकता, वो घर पे आएगा, वो चाहे बहन हो, माँ हो, बीवी हो, कोई भी हो या बेटी हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालेगा। फिर औरत क्या होती है, अगर माँ है तो अक्सर बच्चों पे निकालती है, बच्चों पर अपने खिलौनों पे और इस तरह, तो एक चेन रिएक्शन बनती रहती है। तो आई थिंक वो जो मेन हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल्स जो बढ़ गए हैं, वो दैट्स वन ऑफ द रीजंस के टारगेट किया जाता है ऑन अ वीकर लिंक, एंड औरत इज़ द मोर वीकर लिंक हमारी सोसाइटी में बनाया गया है। तो आई थिंक इसीलिए ये बिल्टअप हो रहा है। ऐसे ही हुदा साहब आप क्या समझती हैं, हमारे इस वक्त औरत ख़वातीन का है? आई एग्री, जो भी मरियम ने कहा है, आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि चेन रिएक्शन ही होते रहता है, बिल्डअप होते रहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में औरत इज़ कंसिडर्ड एज द वीकर लिंक। अभी देखें, मैं खुद अपने काम में भी जैसे इन्वॉल्व हूँ वहाँ पे, बीइंग अ डॉटर एंड बीइंग समवन बिलो द एज ऑफ 60, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक सॉर्ट ऑफ वो गिना जाता है कि भाई आपको क्या पता है, एक तो आप एक खातून हैं, थोड़ा सा माइंडसेट वो पेट्रियार्कल माइंडसेट है हमारा, कि मेल डोमिनेंस वाला सीन है। तो दूसरी बात यह है कि भाई आप तो बच्ची हो, आप क्या जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आ जाता है, व्हेन यू रीच दैट मदर वाला लेवल एंड वेरी सीनियर पोजीशन वाला लेवल, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का कि उस पर होता है। बट अदरवाइज, बट इवन दे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में नहीं है, बट इवन दे वी नोटिस कि दे आर ऑलवेज द फेसिंग कोई किस्म का बैकलैश, एंड वही चेन रिएक्शन वाली बात है आई थिंक। तो जो आपका, हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपका एक रोबोटिक सेशन, तो हम उस पर थोड़ा सा मुझे बताएं, जब आप वो काम पे जाएँ करें, तो जैसे आप जो फेस करती हैं चीज़ें, फिर बच्चों के साथ भी उठना बैठना, तो वो सब चीज़ें को कैसे आप फिर कैटर करती हैं अपने साथ? आई थिंक देखें, टू बी ऑनेस्ट, एक सिर्फ आपका खुद का माइंडसेट होता है, वो डेवलप होता है, बट आप अकेले इट्स नॉट अ वन हैंडेड थिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अपने आप को अवेयर करें बहुत चीज़ों से, फिर आप एक सर्कल अपना खुद का पर्सनल ऐसे बनाएं जिनके साथ आप वो गाइडलाइंस भी दें, आपको थोड़ा पुश भी करें, मोटिवेट भी करें कि इट्स ओके हुदा, यू गॉट दिस, इसको इस तरीके से हैंडल करो, इसको इस तरीके से करो। तो वो एक कॉर्पोरेट सर्कल में, और फिर आप इवेंचुअली आपको मेंटर्स और आपकी फैमिली और आपका क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपको ऐसे मिल जाते हैं जो हु आर इवेंचुअली गाइडिंग यू अलोंग ऑन द वे। और फिर व्हेन यू रियलाइज कि एक बहुत रिवॉर्डिंग फैक्टर, एक मोटिवेशन फैक्टर वो भी हो जाता है, जहाँ पे व्हेन यू सी दैट वर्क दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग, एंड आप देख रहे हैं कि बच्चों में जो वही हमने जो बात की कि फूल वो कल्टिवेट हो रहा है। सो देन वंस दैट डेवलप्स एंड यू रियलाइज द इम्पैक्ट दैट गोइंग, एंड वो पेरेंट्स भी जो फाइनल इम्पैक्ट देख के, ऑब्वियसली देखें हर कोई तो आपकी तारीफ नहीं करेगा, सही बात, कुछ भी काम कभी किसी का परफेक्ट तो नहीं होता, बट व्हेन यू रियलाइज कि वो अप्रिशिएशन मिल रहा है एंड आपको लर्निंग कर्व भी मिल रहा है साथ में, दैट इज़ व्हेन यू ग्रो, एंड दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड एंड डेवलप दीस थिंग्स। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप दुआ करें कि यू अल्लाह आपको हिदायत दे कि यू काइंड ऑफ मेक इट थ्रू ऑल द वे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के क्या नताइज क्या होते हैं वैसे? देखिए, सबसे पहले नताइज औरतों का था या तो फुली डिप्रेशन के मरीज़ा बन जाती हैं, सुसाइडल हो जाती हैं, काफ़ी सारे, अगर फ़र्ज़ करें कि बहन है या बेट माँ है या कुछ भी है,
तो वो ऑफ कोर्स अक्सर बहनों का होता है कि भाई कॉलेज बंद कर दो, नहीं जाना, पढ़ाई एजुकेशन सबसे पहले रोक दी जाती है, लोगों से बाहर आना जाना बंद कर दो, अब बाहर आना जाना बंद कर दो, कुछ भी कर दो। वो आपके साथ हुआ था? सॉरी मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नो, आई कम आपको फ्रॉम तो अ वेरी घर से प्रोग्रेसिव बाहर के पाकिस्तान से बाहर कर दिया था आपको? अब्बा ने कहा बेटा, अम्मा अब्बा दोनों ने कहा जाओ बेटा पढ़ कर आओ। हाँ। ओके, उन्होंने तो ये भी कहा कि बेटा जाओ कॉन्फ्रेंसेस में करके आओ, ये सब भी करके आओ। कॉन्फिडेंस लेवल को अभी देखिए ये भी है ना उन्होंने मरियम, एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिया, सो इट वाज एबल टू ग्रो जी। बट आई थिंक जनरेशनल चलता है। कुछ लोग होते हैं जो जनरेशन उस रिवायतों को बरकरार रखते हैं कि अगर औरत पिट रही है, मेरी माँ ने, अगर मेरी माँ पिटी है तो मैं भी अपनी बहन माँ या अपनी बीवी को मारूं। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं ये गलत है, क्योंकि मेरे बाप ने मारा था तो मैं नहीं करूंगा। अक्सर मारा क्यों था बाय द वे? देखिए, अगर क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि अगर औरत ज़बान चलाएगी तो मर्द का हाथ चलेगा। ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि औरत की ही उंगली में मुंह के अंदर उंगलियां घुसाई जाती है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो इसीलिए अगर औरत जब अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसको शट डाउन करने के लिए, उसको नीचे करने के लिए एक ही होता है कि एक थप्पड़ मार दो, वो चुपचाप कोने में रोना शुरू। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ मुस्लिम अगर वो हक मांग रही है तो फिर फर्ज बनता है कि वो फुलफिल करे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बिला वजह अगर खातून किसी आम बात के या दुनियावी कल्चर में रहकर अपना हक मांग रही हैं जो कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ मुस्लिम अगर डिफरेंट है तो फिर तो जाहिर है फिर तो मर्द तो कहेगा नहीं, तो ट्रैक से उतार। हाथ उठाना तो गलत है ना, चाहे जो भी हाथ उठाना गलत है। अगर आपकी वाइफ या कोई भी घर वाली औरत आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रही है जो गैर शरई या गैर इस्लामिक है तो आप उसको समझा सकते हैं। आप उसको समझा सकते हैं, आप प्यार से समझा दें, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को आप समझा सकते हैं, हर चीज़ आप समझा के उसको बता सकते हैं। देखिए, फिर इन दी एंड हर किसी का अपना अमाल होता है, लेकिन आपने अपना हाथ कर लिया, लेकिन हाथ उठा के आप कमज़ोर, आप दिखा रहे हैं कि आप जो है पावरफुल है, तो हाथ उठाना चले ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में इंसान लगा देता है, लेकिन गलत बात है। आप उस चीज यार आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके बॉस के साथ थी तो उसको घर क्यों लेके आ रहे हैं? आपकी फ्रस्ट्रेशन, आप बच्चों को डील करती हैं, बच्चों को रोबोटिक्स समझ ही नहीं आ रहा तो क्या आप उनको मारपिटाई करेंगे? आप उनकी या वो आपकी मारपिटाई करेंगे? सॉरी टू से नहीं, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। देयर आर सम पीपल बाय द वे जो इवन वो जो आते हैं, कुछ लोग जो बहुत फ्यूडल माइंडसेट के लोग होते हैं, दे एट टाइम्स डू नॉट रियलाइज द बाउंड्री। ठीक है। तो कभी कभार वो जरा सा थ्रेटनिंग उसमें आ जाते हैं, लेकिन हाथ उठाने वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुई। देयर हैव बीन अ फ्यू केसेस, लेकिन वो आप बैठे डिस्कशन करें, स्कूल को इन्वॉल्व करें एंड खुद बैठे एक डिस्कशन होकर थोड़ी लंबी चौड़ी चलती है, लेकिन मामला अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो जाता है। रोबोटिक का थोड़ा सा बताएं आपका, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, हमारे बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि रोबोटिक आप स्कूल्स में जाती हैं, वो क्या सीन है? हमारा हैंड्स ऑन लर्निंग, हमारा बेसिकली मैंट्रा ये है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेशन ऑफ टुडे एंड द स्किल्स ऑफ टुमारो, कि हम बच्चे को फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करें, क्योंकि अभी तो इंटर्नशिप्स 13-14 साल का बच्चा भी कर रहा होता है। सो द होल आइडिया इज, उनको देखें रोबोटिक्स इज जस्ट अ टूल एट द एंड ऑफ द डे। जी आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है, हर बच्चा में और आप जैसे हम शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमें आइडिया तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, आपकी टीम वर्क होती है, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर बहुत फोकस होता है, और डिज़ाइन थिंकिंग के साथ भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन द थिंग। एंड द यंगर द एज यू स्टार्ट दिस विद, आप ये स्किल्स जितने यंगर एज पे डालें, बिल्डअप करना शुरू करें, और फिर आप देखें कि भाई बच्चे में, हम तो 4 साल के बच्चे को भी कोडिंग करा रहे होते हैं। सो वी टेक देम, लेकिन हमारी टीम ऑन ग्राउंड, वी आर वर्किंग इन कराची, लाहौर एंड भावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारी ऑन ग्राउंड टीम की ट्रेनिंग अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ सेट हुई हुई है कि हाउ यू डील विद देम, एंड देन दे फोकस ऑन डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड टैलेंट। हमारा प्रॉपर फिक्स करिकुलम होता है, उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं हर एज ग्रुप का, हर क्लास का, एंड हम उस तरीके से करते हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ स्कूल्स इन द लास्ट 3 years जो हमारा रोबोटिक्स का प्रोग्राम है, उनके रेगुलर टाइम टेबल एंड रेगुलर लर्निंग का हिस्सा बना लिए। ठीक है। सो उस पर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वेयर इट्स गोइंग। एंड तो यानी आने वाले फ्यूचर में जो है फिर वो तशद्दुद वाले मामलात रोबोटिक हो जाएंगे, शायद हो सकते हैं वो मेगाट्रॉनिक हाथ ही ना आ जाए। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह माफ करे जी। हालात चेंज हो रहे हैं मिस मरियम, और लोग जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। जैसे अब इन द फ्यूचर, क्योंकि मिस सुधा को बुलाने का मकसद हमारे ये भी था, आपके जो तब्दीलियाँ हैं, जो एक पास्ट लाइफ की एजुकेशन और अब का डिफरेंट एरा जो हम देख रहे हैं, बच्चे जो कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, और उसमें अब जिनका समझाना, रोबोटिक तालीम देना, AI का पढ़ना, ये सब चीज़ें, अब ख़वातीन भी इसमें शाना बशाना हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ रही हैं। जिन्हें यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ बल्क क्वांटिटी लाइक मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन जो है वो कंप्यूटर साइंस से जा रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स बाय द वे इन्वॉल्वड हमारे प्रोग्राम्स में। हम नोटिस करते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हिस्सा ले रही हैं, एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स जो एनकरेज कर रही हैं वो गर्ल्स को। एंड गर्ल्स आर मोर डेडिकेटेड, आई बिलीव। सही बात है। तो अब जो मुझे लग रहा है कि फिर ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हद तक जा भी रहे हैं, बट येट अगेन घर की फ्रस्ट्रेशंस अलग होती हैं, राइट?
कोई एजुकेटेड इंसान भी हो वो भी घर आके शेर बन जाता है। ये घर में शेर है, घर में शेर हो जाता है। तो देखिए जाहिर है, अब लेकिन विद टाइम एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप अपने बेटों को एजुकेट करें, आप अपनी बेटियों को एजुकेट करें हाउ टू डील विद थिंग्स। अब जैसे कोई माँ है, अगर वो ऑलरेडी तशद्दुद का शिकार बनी है तो वो अपने बेटों को इस तरह एजुकेट करें कि बेटा ये रॉन्ग है। यू नो, लाइक आई टीच माई 4-year-old सन इट्स नॉट गुड टू हिट गर्ल्स, चाहे वो आपकी बहन क्यों ना। हाँ, वो चले, वो सिबलिंग चलती रहती है, बट देन वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है कि देखिए देयर आर सर्टन बाउंड्रीज। ठीक है, जस्ट बिकॉज यूर अ मैन डजंट गिव यू द राइट टू आप अपना हाथ उठाएं। अब तो ज़ाहिर औरतें भी उठ के आ रही हैं, लेकिन वो भी गलत है। वो भी दे रही है, वो भी दे रही है, बट देन देयर शुड बी बाउंड्री बोथ वे। अच्छा, ऐसा है मतलब खवातीन भी मर्दों के हाथ उठा रही हैं, फिर वो उठाती हैं तो फिर घर के बाहर होती हैं। अल्लाह फरमाए। अच्छा, तो ठीक है, वो फिर अलग। तो क्या वो जो खवातीन हाथ उठा रही हैं तो क्या उनकी क्या, आई थिंक राइट, वो उनकी भी फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो 10 आप उनको एक्सट्रीम पे ले गए, एक्सट्रीम पे ले गए, देखिए कोई भी एक है, अगर फर्ज करें, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई देयर इज एन एनिमल सिटिंग और आप उसको पत्थर मारे, इंडियन को क्या होगा, वो आपको काटेगा। लेकिन इसको किसको दिखाई देगा कि कुत्ते ने काटा या किसी एनिमल ने काटा, और उसको यूथनाइज कर दिया जाएगा। नॉट सीइंग कि उसी को उंगली की गई थी, नॉट कि मैं इंसान की तरह उसमें कर रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक जानवर भी जब अपना दिफा कर सकता है, लेकिन जब एक औरत को आप कॉन्स्टेंटली पिन करते रहेंगे, एक वक्त आएगा वो उसकी बस आएगी। जैसे अब एक सोडा बॉटल है, आप उसको हिला रहे हैं, क्या होगा, एक वक्त आके वो बर्स्ट हो जाएगा, वो आपके मुंह पे आके फटेगा। तो फिर उनको होता है कि ये क्या हुआ, यू नो, ये तो मुझसे स्ट्रांग हो गई है। तो फिर आई थिंक दैट इज ऑल्सो फिर, और अब क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना आ गया है और अब बहुत राइट्स, सोशल मीडिया जनाब अली, सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। ये मेरे राइट्स हैं, ये तेरे राइट्स हैं, ये मैंने ऐसे देखा था और मैंने वैसे देखा था, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में आता है, कितना आ रहा है और किस हद तक जा रहा है? वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू टी10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और हम बात करें जनाब अली कि आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर ख़वातीन का जो है ख़िलाफ़ जो है तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है। कि क्यों तशद्दुद, तो हम ब्रेक से पहले थे तो आया कि मर्द और औरत दोनों के ऊपर जो है वो क्या तशद्दुद जो हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो आपने बताया कि अब तो ख़वातीन भी अगर बस होती है तो वो भी देमा 4.5 कर देती हैं, फिर उसके बाद आपने कहा कि वो घर से बाहर भी हो जाती है, तो फिर दोनों इक्वल होना चाहिए, बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट हो तो बैलेंस लाइफ होना चाहिए। सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त की लड़कियों में या ख़वातीन में? देखिए, सोशल मीडिया अगर आप देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, हर रील पे आपको गुडी टू शूज़ दिख रहे हैं, कपल रील्स दिख रहे होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट और कुछ ज़्यादा चल रहा होता है। तो देन हमारी, क्योंकि हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह होता है, आप जो देखोगे आपका दिल चाहेगा कि वैसा ही हो। अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, फैंसी बैग्स ले रहा है, और आप फिर जाके अपने हस्बैंड से इस तरह डिमांड करें, या कोई भी घर वाला बेटी अपने बाप से इस तरह डिमांड करे, लेकिन अब वो नहीं फुलफिल कर रहा है, अगेन फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो रही है, एंड देन वहाँ पे रिफ्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। औरतों को फिर अपने राइट्स की ज़रूरत है कि तुम मुझे प्रोवाइड नहीं करो। जैसे आपने पहले बात करी कि अगर वो गैर उसमें रिलीजन में या उसमें गैर जो उसमें आप अगर वो डिमांड्स कर रही हैं कि जो नहीं फुलफ़िल हो सकती हैं, तो फिर वहाँ रिफ्ट्स आना शुरू होती हैं। फिर औरत को होता है कि तुम मेरी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो या मेरी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करो, तो आदमी अगेन उस रेस में लगा रहता है पैसे कमाने की, और जब वो नहीं कर पाता है तो वो फिर अगेन फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, एंड देन देयर इज़ अ रिफ्ट, यू नो, एंड देन ज़ाहिर है वो क्या किया जो मेरे पास है इसी में सब शुक्र नहीं हो सकता। फिर औरत को होता है कि ठीक है, यू नो, मैं कुछ कर लूँ, बिल्कुल। फिर वो कहता नहीं, तुम मेरे बगैर ऐसे कैसे, मैं आपको अलाउ नहीं करता, जो मैं कमा रहा हूँ बिल्कुल वही। या भाई कॉलर पे हैं भाई, कमाल हो गया। या भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तमाम ख़वातीन को बाइज्जत मेरा सलाम हो। और देखिए भाई, मैं तो अपनी बेगम से बड़ा डर लगता है, इसलिए कि उसके जो भाई, ये हर मर्द को बेगम से क्यों डर लगता है, चक्कर क्या है? नहीं यार, वो रिटायर करना है उनके भाई, जरा समझा करें। अच्छा खैर, देखो बात तशद्दुद के खिलाफ तो मैं बताता खुद मैं ज़ाहिर है बिल्कुल ही किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती तशद्दुद के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो इस तरह की जो तशद्दुद करते हैं वो मेरे ख्याल से वो मुझे तो उनको जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, मुझे ज़हनी बड़ी लगते हैं, उनकी तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन देखिए सवाल मेरा ये है कि इन दोनों ख़वातीन से
माशाल्लाह अच्छा इन्होंने बड़ा गाइड भी किया हमें। देखिए असल में हमारे यहाँ सिर्फ आप मर्दों को आप साइड लाइन कर देते हैं और आप सिंगल आउट करते हैं मर्दों को तशद्दुद पे, औरतों पे तशद्दुद। लेकिन औरतों पे तशद्दुद में औरतों का बड़ा किरदार होता है। इस माइंडसेट को चेंज करने की इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए प्रमोट जो है ना औरत ही मर्द को करती है, ठीक है। मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा कि प्रमोट करने से आप कुछ करें। अब घर में सास है, नंद है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहू ने माँ के खिलाफ कर दिया। अब हमारे आपके हम मीडिया में ही देखते हैं ना कि सास बहू ने मिलकर जला दिया या जो भी किया सब किया। तो औरतों को भी तो ये बावर कराने की जरूरत है कि आप अगर औरत हैं तो औरत के ऊपर तशद्दुद कैसे बर्दाश्त करती है। इस बारे में मुझे कुछ कहना सुनना है कि आप इस बारे में क्या फरमाते हैं। थैंक यू जी मिस सुधा। आई थिंक देखें, आई मीन इट इज़ अ मिक्स्ड अप्रोच एट द एंड ऑफ द डे। सब ने अपना रोल प्ले करना है, सब ने करना है। एंड देखें, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ मोर प्रोग्रेसिव फ्यूचर। अगर हम वो छोटी छोटी चीज़ों पे बात आर्ग्यू डिबेट करते रहेंगे कि भाई आपने पेपर वेट उठा के यहाँ से यहाँ क्यों रखा, तो वो फिर कभी प्रोग्रेस होगा नहीं। लेट्स जस्ट रीच अ कंक्लूजन, लेट द पास्ट बी इन द पास्ट, यू नो समंदर बह गया वाली बात है। एंड जस्ट गो ऑन, एज ट्राई एंड मेक योर सेल्फ अवेयर एंड ट्राई एंड सी कि भाई अगर मेरे वालिद साहब के साथ ये हुआ, मेरे परदादा के साथ ये हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप वो जनरेशनल कर्स जो गिनी जाती है आप उसको ब्रेक करें। हमारा एक एक्चुअली इमेजिन पे हमारा मोटो है डेयर टू इमेजिन, एंड हम उसमें यही कहते हैं डेयर टू इमेजिन अ बेटर फ्यूचर। एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर हर पार्टी, अ पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर, एवरीवन, मतलब जो भी हैं आप सबके साथ मिलजुल के काम करें। एंड इंशाल्लाह लुक टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर एंड अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वर्ल्ड में यही हो रहा है। एंड आई थिंक पाकिस्तान में टैलेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेशली हमारा जो डीप डाउन कल्चर है और जो हमारा रिलीजियस कनेक्शन है, उससे आई थिंक उसमें यू नो इफ़ यू पुट ऑल ऑफ इट टुगेदर हम बहुत कुछ इंशाल्लाह कर सकते हैं। इस मरियम ने सही बात बोली कि सिर्फ तशद्दुद से मर्तियों से नहीं होता कि फिर एक किसी घर चली गई, मिजाज नहीं मिला, तो वहाँ जिस घर गई उनको भी समझेगी कि मेरी भी बेटी है, बिल्कुल, और मेरी बेटी ने भी रुखसत होकर जाना है, आया कि घर में इसकी भी बेटी हो सकती है, तो ये जिसकी बेटी आई है ये ऐसी क्यों है, तो इसके ऊपर तशद्दुद कर दो, खुदा न खास्ता गला काट दिया, मार दिया, तो ये भी तो एक तशद्दुद होता है। लेकिन हर घर एक जैसा नहीं होता भाई, प्लीज यार। बट देखिए ज़रूरी नहीं है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी हो, मेंटली भी होता है। मेंटली क्योंकि दिखता नहीं है, तो इसलिए दूसरों को लगता है कि ये क्या है। अगर आप गैस लाइट कर रहे हो या आप बार बार लड़की को ताने दे रहे हो या आप जो हो उसको कह रहे हो कि तुम तो ऐसी, तुम सही खाना नहीं बना रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे आप अपनी खुद की बेटी के साथ ही क्यों ना कंपैरिजन कर रहे हो, या एक बेटी को दूसरी मतलब बेटी को दूसरी बेटी से कंपेयर कर रहे हो, एक बहू को दूसरी बहू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप एक माँ है तो अपने सब बच्चों को आप मतलब बेटी को दूसरी बेटी से कंपेयर कर रही है, बेटी को भाई से कंपेयर कर रही है। तो जस्ट बिकॉज वो दिख नहीं रहा है इसका मतलब है कि वो तशद्दुद नहीं है। ये अल्फाज भी बहुत मुश्किल वो होता है। ये सबसे ज़्यादा जो मेरे पास यंग क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ ज़बान के तशद्दुद के शिकार हैं कि पेरेंट्स ने कुछ कह दिया या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया। तो ये सिर्फ बोलना भी, अल्फाज भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपको डिप्रेशन की। अब ये भी तो सोचना ना इस बारे में कि अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर माँ कुछ कह रही है या अगर सास कुछ कह रही है, हस्बैंड कुछ कह रहा है, भाई कुछ कह रहा है, हस्बैंड कुछ कह रहा है, तो दोनों पहलू से देखें। पहले थिंक पॉजिटिव, देन बाद में सोचें कि इसको नेगेटिव लेना नहीं लेना। हम तो पहले अपनी जात नहीं ये मेरे मतलब की बात नहीं है, तुम हो गलत। बट देखिए बोलने का नहीं, अम्मी आप गलत कह रही हैं। बट देखिए एक लैंग्वेज का तरीका, कम्युनिकेशन का भी तरीका है। अगर आपका मियाँ बोल रहा है तुम्हें ये करना ही नहीं है, तो ये तो फिर मिजाज वो ना। अगर वो और अब्बा ने कह दिया तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना। देखिए आजकल के ज़माने में अगर नहीं करना तो, लेकिन अबू करने देना क्या है वो भी डिपेंड करता है कि अगर बेटी बहुत, वो फिर आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका अब्बू ने आपको डांट के कह दिया तो वो आप सुन लेंगे बात पहले, लेकिन इन दी एंड सुनेंगे तो अब्बा की सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर बेटी और बाप की वैसी रिफ्ट है, नहीं बनती आपस में, क्योंकि अक्सर घरानों में ऐसा होता है कि बाप का रुतबा इतना होता है कि वो बेटियां अक्सर क्लोजनेस नहीं बना पाती हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं करना है तो फिर वो डर के सिमट के वो नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हस्बैंड एंड वाइफ का है, अगर वो उसको डांट के कह रहा है तो एक अलग कहानी हो जाती है। लेकिन वो प्यार कर यार नहीं करो ना, ठीक है, देखो समझ जाओ, फ्रेंडली हाँ, देखो तुम्हारे भलाई के लिए। अब तो माँ बाप भी फ्रेंडली अंदाज में बच्चों को समझा रहे हैं। अब तो होना करना पड़ता है क्योंकि डिजिटलाइज पे आते हैं। जरा मुझे बताइए कि जिनसी तशद्दुद भी एक होता है, ऑनलाइन अटैक्स भी होते हैं, हरासमेंट भी होती है ऑनलाइन। इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, वो आपने केसेस नहीं सुने, वो आइस बकेट चैलेंज का जो हुआ था, और ये जो सारे सुसाइडल केसेस हुए हैं, लोग ओवरडोज कर चुके हैं। सो ऑल दीस थिंग्स आर वेरी डेंजरस एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे। एंड बच्चों को अगर हम खास करके यंगर एज, एंड वी सी दिस इन स्कूल्स कि भाई एक बच्चे का
जिंदगी का कैलामिटी का आप स्कूल जाती हैं ना, क्योंकि आप तो रोबोटिक सिस्टम पढ़ा रही हैं बच्चे। एक ये हो गया था, एक बच्चे ने कहा भाई यू नो माय लाइफ इज ओवर एंड आई विल एक्चुअली, एंड दैट गर्ल वाज ऑन द वर्ज ऑफ पुशिंग हरसेल्फ टुवर्ड्स कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। भाई आपकी उम्र क्या है, 13 साल ही तो है। सो यू नो यू नीड टू बी एज पेरेंट्स एंड एज एजुकेटर्स, एंड हम काउंसलर्स भी जो होते हैं, मरियम का भी जो काम है इस वक्त आ चुका है, यू नो इट्स स्टार्टिंग टू होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड कि दैट चाइल्ड नीड्स गाइडेंस एंड ऑल ऑफ अस नीड गाइडेंस कि ऑनलाइन पर हम आएँ और हम किस तरह उनको गाइड करें कि भाई ये ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये हरासमेंट और ये साइबर बुलिंग से बचें। ठीक है, आखिर में क्या पैगाम देंगे आपकी तरफ से? यही कहा जाएगा कि औरतों, चाहे औरत हो या मर्द हो, आप बैलेंस रखें, ठीक है, और तशद्दुद अगर मारना इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे, आप समझाएं, बुझाएं, ठीक है। अपनी फ्रस्ट्रेशंस अगर हैं तो आप थेरेपी में पहले एक कमाता था, सब खाते थे, अब बेगम भी आपका साथ दे रही हैं, ये बेटी आपका साथ दे रही है वालिद का, तो उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करें कि अगर वो भी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मरीम मोतीवाला, आप जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, आप तशरीफ़ लेकर आई, कुछ आपकी बातें हमने आप तक पहुँचाई। और मिस हुदा गरीब साहिबा, फाउंडर ऑफ CEO ई-इमेजिंग, रोबोटिक की दुनिया में बच्चों की नशोनुमा के लिए आप भी निकली, और बीइंग अ खातून ज़ाहिर आप लोगों के लिए साथ बढ़ा रही हैं और लोगों की नशोनुमा के लिए तब्दीली लेकर आ रही हैं। द फ्यूचर रोबोटिक बच्चे होंगे, बड़ा कमाल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आप दोनों तशरीफ़ लेकर आए, थैंक यू वेरी मच जनाब अली। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और बहुत से लोग ऑनलाइन, क्योंकि ज़ाहिर है अब ख़वातीन और हज़रात सारे ऑनलाइन की तरफ रुख कर चुके हैं, दुनिया तब्दील हो रही है, AI की तरफ जा रही, कंप्यूटर की तरफ जा रही है, और हर कुछ नई जिद्दत में आना चाहता है। जैसे मसूदा जो है वो बच्चों को क्लिनिकल, न सिर्फ बल्कि खातून हमारी क्लिनिकल पढ़ा रही हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे उसको समझाते पढ़ाते हैं, ना सिर्फ बल्कि रोबोटिक की दुनिया में भी हमने आगे जाना है, समझना है कंप्यूटर को, बच्चों को नए से नई जिद्दत में डाल के उनको आगे बढ़ाना है। तो ये इस तरह की ख़वातीन हज़रात हैं। अब कुछ और ख़वातीन आ रही हैं जिसमें वो ऑनलाइन क्या काम कर रही हैं, उसमें हम भी कुछ सीखेंगे, सिखाएँगे और आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और अब हम नए गेस्ट के साथ हाजिर हैं। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे ख़वातीन का आलमी दिन, यानी कि तशद्दुद, खिलाफ तशद्दुद की बात हो रही थी, उस पर हम बात कर रहे थे, डिस्कस किया, कुछ बातें इधर उधर की, कुछ सीखा सिखाने की कोशिश की, और अमल पैरा होना है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ मुस्लिम, कि हमारे अपने क्या नॉर्म्स हैं, अपने क्या तरीक़ेकार हैं, हमें क्या सिलसिले हैं जिसके ऊपर हम दोनों को चलना है, चाहे कोई भी, सिर्फ नॉट मियाँ बीवी, ओवरऑल। तो ज़ाहिर है सबके अपने एक तरीक़ेकार हैं, जो तरीके बता दिए उस पर अमल पैरा करें, ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन ज़ाती खलिश, ज़ाती जो है ना वो ना करें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती सुकून दुनियावी मिल सकता है, लेकिन बाद में आपके साथ या आपके आने वाले वक्त या आपके आने वाली जनरेशन के साथ खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, ऐसा हो सकता है कि वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को साइड करें, आगे की तरफ रुजू करें, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया बहुत आगे जा रही है साहब, बहुत, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ज़माना तब्दील हो रहा है, और हम देख रहे हैं कोरोना के बाद जो है बहुत से नौजवानों ने जो है रुख किया ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ, और फिर बहुत से इदारे जिन्होंने उसमें अपनी जो है ना मेहनतें की हैं, मेहनत करते उन बच्चों को और मज़ीद उनके ऊपर मेहनत करके उनको नया शाहकार तैयार किया है पाकिस्तान का, और दुनिया भर में नाम रोशन करते हैं, और न सिर्फ बल्कि नाम रोशन करते हैं, उनको आगे बढ़ने की सलाहियत, किस तरह क्या करना है, ऑनलाइन काम किस तरह किया जाता है, उस पर किस तरीके से अमल पैरा किया जा सकता है, बच्चों को क्या इनकी गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से हम इनको लेके क्या आप ये काम करना चाहते हो तो आपके लिए ये तरीके पाथ अच्छा होगा, ये वाला काम करना है तो ये पाथ आपके लिए बेहतर होगा। मुझसे काम नहीं होता, मुझे सिखा दें तो वो भी काम सिखा देते हैं साहब। तो क्या चाहिए, बस आपका होना वहाँ ज़रूरी है, लगन होनी चाहिए, तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी और काम मुकम्मल हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन बिज़नेस फॉर वुमेन एट होम। आज हम बात कर रहे हैं, यास्मीन ख़ान हैं, आप कैंपस हेड हैं, फ्रेंचाइज मैनेजर हैं, रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में हैं, और हमारे साथ ताहिर आइडियाज़ वाला OLPP मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों को तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू। और दुनिया तरक्की कर रही है, उस तरक्की में हमने सोचा कि आज आप लोग आएँ और हमारे उन बच्चों को, उन ख़वातीन जो घर बैठे हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं और सिर्फ सोच रहे हैं मैं किस तरह करूँ, लेकिन सही बात कोई बताने को नहीं बताता, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं आप जैसे माशाल्लाह, और जो अच्छे राह पे लोगों को लेके चलते हैं और फिर वो ज़िंदगी आगे चलते हैं, कि आप यहाँ आज हमारे सामने मौजूद हैं, प्लीज़। बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। सबको, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करनी है।
स्पेशली आज हम बात करेंगे उन बहनों पे, उन माओं पे, उन बेटियों पे जो घर में बैठी हुई हैं और उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो बाहर निकलने से डरती हैं। तो हालात भी तो है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही हालात भी ऐसे हैं कि नहीं निकलने देते, हालात भी हमारे ऐसे हैं और उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, जो हम खुद ऐसे हैं कि सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। स्पेशली मैं आज बोलूँगी कि हमें उन लड़कियों को, उन माओं को, उन बहनों को सपोर्ट करना है। पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वो क्यों नहीं कर पा रही हैं अभी तक घर पे काम। उनके 3-4 वजह हैं। एक तो तालीम की कमी, ठीक है, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसके बाद खुद पे यकीन, और फिर सबसे अहम घर वालों की सपोर्ट। ठीक है, जिसके पास घर की सपोर्ट नहीं है और खुद पे यकीन नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, स्पेशली लड़कियां तो कर ही नहीं सकती जब तक हम खुद उनको यकीन नहीं दिलाएंगे कि तुम कर सकती हो। क्योंकि देखिए हर औरत में एक लीडर होता है। जो औरत अपने पूरी नस्ल को तैयार करती है वो औरत खुद क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की खुद क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है वो, सिर्फ हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसे हिम्मत नहीं दे रहे और उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो खुद पहचान नहीं पा रही कि उसे क्या, उसके अंदर क्या स्किल है। हर लड़की के अंदर स्किल होती है, हर लड़की के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम कर सकती हैं, जो अपनी नस्ल को तैयार कर रही है, वो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, हम उसे फ्रीडम नहीं दे रहे। ठीक है, तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके ये हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 4 कमी है। सही है। सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि हम अपनी स्किल को कैसे पहचानें। ठीक है, हमें सबसे पहले अपनी स्किल को पहचानना है कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है। अगर स्किल नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, हर किसी में होती है, अगर नहीं है और उस स्किल के ज़रिए हम नहीं काम कर पा रहे तो हमें कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें फ्रीलांसिंग की तरफ आना है। उन लोगों के लिए जो घर पे बैठी हुई हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फेसलेस वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो अपना। एक माँ है मेरी जिसको कुछ नहीं आता, वो खाना तो पकाती है ना, उसी के ऊपर वो चैनल बना सकती है। ठीक है, सही है। उसके साथ साथ वो उस खाने को अपना बिजनेस बना सकती है। ठीक है, घर पे रहते हुए वो कुकिंग अपना जो कहते हैं उसको काम है उसको स्टार्ट कर सकती है। कोई भी काम स्टार्ट कर सकती है ना। जो मैंने सिंपल एक काम बताया, एक माँ है उसको कुछ भी नहीं आता, वो अपना खाना घर पे पकाए, उसको अच्छी सी पैकिंग करे, ऑफिसेज में सप्लाई कर सकती है। ठीक है, हर ऑफिस का बंदा चाहेगा कि यार मुझे घर का खाना मिले, ताज़ा खाना, तो क्या मज़ा आएगा। एक माँ के हाथ का खाना अगर हमें ऑफिसेज में मिले तो कितना मज़ा आएगा। सही बात है, उससे वो उसका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। ताहिर भाई, हमारे यहाँ फिर सोचा जाता है कि अच्छा लैपटॉप हो, मैं अगर बहन ने कहा कि यूट्यूब चैनल हो या अपना कोई फ्रीलांसिंग काम हो तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए, वो अच्छे की तलाश में रहता है, फिर पैसे नहीं है, फिर वो ज़्यादा थक हार के बैठ जाता है। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालें और सबसे पहले बताएं कि माशा OLPP क्या मैनेजर हैं, तो OLPP से क्या बनता क्या है, मुखफ़फ़ क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में इनवाइट किया। और दूसरी बात, मेरा नाम ताहिर है और ताहिर आइडियाज़ वाला, मैं फ्रंट जो OLPP मैनेजर हूँ। OLPP स्टैंड्स फॉर 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है सर रिहान अल्लाह वाला का। अच्छा। उनका मकसद है कि हर पाकिस्तानी के पास एक लैपटॉप मौजूद हो जिसकी मदद से वो घर बैठे ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर सके। और तकरीबन हर पाकिस्तानी के पास हर एक लैपटॉप हो जिससे वो घर बैठे फ्रीलांसिंग करे या किसी भी हवाले से वो घर बैठे यानी ऑनलाइन अर्निंग कर सके। उसी इनिशिएटिव को लेकर सर रिहान अल्लाह वाला साहब ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। और हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट पे भी हम देते रहे लैपटॉप, और बहुत ही मुनासिब कीमत में 1000 रुपये मंथली में हम लैपटॉप देते थे। और जो है एक उसके लिए सबसे पहले शराइत थे कि आपने एक छोटा सा कोर्स करना होता है सर रिहान अल्लाह वाला का, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री होता है वो भी इसलिए कि आप क्योंकि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं ना, तो आपकी असेसमेंट हो, चलाना तो है ना, आपको पता तो है, तो वो भी आपके अपने फ़ायदे के लिए है वो कोर्स करने के बाद किसी भी उम्र का बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। किसी भी उम्र, कोई उम्र की कोई कैद नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा इस कोर्स को कर सकता है, जो कि हमारी वेबसाइट है उसमें मौजूद है, अभी भी मौजूद है, वो सीख सकता है। कोई भी ख़वातीन घर बैठे जो है सीखना चाहती हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, जाहिर सी बात है फ़ीस वगैरह नहीं है देने के लिए,
तो घर बैठे वो जो हमारी वेबसाइट है www.rihantraining.com वहाँ पे जाएं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं फ्री में जो घर बैठे ख़वातीन कर सकती हैं। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारे कोर्स डाले हुए हैं। वेरी नाइस। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी 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 मिसेस महमूद साहब, जज़ाकल्लाह। जो बच्चियाँ घरों से ऑनलाइन काम करती हैं, मेरी बेटी भी करती है। अच्छा। और उसका जी के नाम से। अच्छा। तो ये भाई गाइड कर रहे हैं, तो मुझे जी 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 मैं इनकी वेबसाइट आप मैं दोबारा करवा देता हूँ। ना अगर भाई बात करती है फिर मतलब होगा आपके मोबाइल के ऊपर आपके। अच्छा ठीक, बंद करके मुझे ऑनलाइन बताएं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पे आप मुख्तलिफ कोर्सेज और लैपटॉप लेने का तरीका क्या होगा वो आपको बता दो। दोबारा बता रहे हैं, आप फ़ोन रखिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली प्लीज़ दोबारा से बता दें। जी बिल्कुल, जो ख़वातीन और जो बच्चे बच्चियाँ फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए हमने हमारी वेबसाइट हमने बनाई है जिस पे तकरीबन बहुत सारे कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, चैट जीपीटी के हवाले से, ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग के हवाले से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम कैसे अपनी बिल्ड कर सकते हैं बिज़नेस को और कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। इस वेबसाइट है उसका लिंक है उसका www.rihantraining.com rihantraining.com जी, रिहान ट्रेनिंग REHAN training.com ट्रेनिंग इस पर जी training.com जी ठीक है। rihantraining.com पर जो है वो आप देखें, विजिट करें और वहाँ पे रब्ता कीजिए। वहाँ बआसानी आपको मुफ्त कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो वही ऑनलाइन पढ़ा देंगे आप लोग या आना पड़ेगा कहीं? एक्चुअली उसमें कोर्सेज मौजूद हैं पहले से, आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। और कुछ मतलब उसमें पूरी की पूरी वीडियोस अपलोडेड हैं कि स्टेप बाय स्टेप। मतलब यूट्यूब पे हम देखते हैं ना कि लोग कहते हैं हमें यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा, बट हमारी वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोस अपलोड है, सब चीजें। हाँ अलाइन है पूरी चीजें। क्या कोई भी यूट्यूब पे तो होता है ना, मैं क्या ढूंढूं यार, ट्रेनिंग कहाँ मतलब इतने सारे लोग हैं और समझ नहीं आ रहा। अब जैसे ये मेरी बहन की कॉल आई थी तो इनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज बताकर जाऊंगी। मिसेस महमूद सुनिए आप भी। एक चीज बताकर जाऊंगी कि हमारे पास सबसे इजी है चीज एक चैट जीपीटी। ठीक है चैट जीपीटी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से बासानी हाँ, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं दिखा दूं। ठीक है। हाँ, एप्पल पे भी है, एप्पल पे भी है, हर जगह है। ये देखेंगे, ये चैट जीपीटी का देख लें यार जरा, ये क्लोज शॉट बना लीजिएगा। ये चैट लोगो देख लें, ठीक है, ये लोगो होता है इसका। लोगो देख लें अगर आपको नजर आ रहा है। मैं चाहूँगा इसका ज़रा शॉर्ट क्लोज अगर बना सकें, पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज़ ज़रा बना सकें। सिंपल आप उस पर लिखेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, ये चैट जीपीटी का लोगो आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करें, इससे आप कुछ भी बात कर सकते हैं। दोबारा दिखाएगा कौन सा है वो लोगो। ज़रा प्लीज़ देख लें, थोड़ा घुमाएं, कैमरा घुमाएं, फ्रंट करें, कैमरे के आगे फ्रंट करें, सीधा कैमरा वहाँ पे, ये रहा यार, ये वाला। बहुत शुक्रिया, ये वाला देखें जी, रोक लें ज़रा। ये लोगो है, वो बंद हो गया आपका, आपने फिंगर रख ली उसके ऊपर, उसको हटाएं, दोबारा लेकर आइए, दोबारा देख लीजिए इसको आप। एक सेकंड, ये रहा बस, ठीक है। दिखाएं ज़रा सा, दोबारा दिखाएं। ये देखें, ये इंस्टाग्राम के ऊपर वाला लोगो आपको नजर आ रहा है ना, ये स्नैपचैट के साथ वाला कॉर्नर पे सबसे लास्ट लेफ्ट साइड, चैट जीपीटी। ठीक है जी। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लें। हाँ, इसको डाउनलोड कर लें। और इससे मैं कहूँगी कि अगर मैं सादे लफ्जों में यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो सुन रहे हैं मुझे वो सादी औरतें और मेरी माँ बहनें। ठीक है तो सादे लफ्जों में बात ये, इससे दोस्ती कर लें बस आप। अच्छा, ठीक है, इससे अपने दोस्ती कर ली, ये आपसे बात भी करेगी। ठीक है, यहाँ से ये अगर चैट की तरह, बिल्कुल चैट की तरह, ये वॉइस में बात करेगी आपसे। वॉइस में बात करेगी, वॉइस रिप्लाई भी करेगी, बिल्कुल रिप्लाई करेगी। ओके, कोई भी मसला है, मुझे आज बिरयानी पकानी है, हाँ, पूरी रेसिपी आपको देगी, सीरियसली। ओके, ठीक है, ये पूरी रेसिपी आपको देगी, आपको आपका हर प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगी। यानी अगर मुझे बिजनेस ग्रो करना है, फॉर एग्जांपल मैंने स्किल सीख ली, अपना ताहिर भाई मुझे बताएं फिर इसका क्या होगा? मुझे जी बिल्कुल, मुझे बिजनेस कैसे मिलेगा? बिजनेस कैसे मिलेगा? और हम बिजनेस सबसे पहले तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से आते हैं। हम इससे पूछेंगे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे जो है ऑनलाइन अर्निंग करना है, ये सारे सवाल हम इससे कर सकते हैं। वो हमें प्लेटफॉर्म बताएगी कि आप यहाँ पे जाए, उसमें ये रिहान ट्रेनिंग वाला ऑप्शन भी वो देंगी कि आप रिहान ट्रेनिंग में जाएं, आप कोर्सेरा है वहाँ से आप सीखें। रीजनल वाइज होता है
जी बिल्कुल। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, हम इससे सवाल करें, जितना हम इससे सवाल करेंगे मैं उतना सीख लिया, अब मैंने सीख लिया जी। अब मैं बिजनेस कैसे लाऊं, मुझे कैसे, मेरा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कि जी मैं पेपर का काम करता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ स्कूल्स में प्रोवाइड करूँ, मैं मुझे पे स्कूल्स की लिस्ट नहीं है, मैं क्या करूँ मैं इसको? जी बिल्कुल, सबसे पहले इसमें हमें स्टार्ट से ये करना होगा कि हम जो है हमारे जो लोकल प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हम इन पे जो हमने जो स्किल सीखा है, ये जो हमारा बिजनेस है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दें और कैंपेन चलाएं, लाइव शोज़ करें। और इससे जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है। कैंपेन कैसे चलाएं, जल्दी से बताएं ज़रा मुझे आप। कैंपेन चलाने के लिए आपको मुख्तलिफ सेमिनार्स करने होंगे, मुख्तलिफ शोज़ करने होंगे, लाइव शोज़ करने होंगे, और इसी तरीके से आपने एड्स बनाने हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है मेरी बहन। अच्छा, हमारे पास जो है ना रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग शो हमारा शुरू हो रहा है एक प्रोग्राम। जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेहान स्कूल में यही ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहली एक चीज़ मैं हुक दे जाऊँ यहाँ पे कि आपने कहा कि हम कैंपेन कैसे चलाएं और कैसे करें, ठीक है। हम अपना एक मामूल बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो एडिटिंग में मतलब माहिर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। मैं डेली अपनी वीडियो एडिटिंग की एक पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगी। प्लेटफॉर्म कौन से होने चाहिए? मेन आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, देन फेसबुक। रोजाना लगाएं। आप देखिए विद इन 1 मंथ आपको अगर क्लाइंट ना मिले, हैशटैग भी लगाएं, हैशटैग लाजमी। हैशटैग आप चैट जीपीटी को दें कि मुझे ये पोस्ट लगानी है, इसके लिए लिंक्डइन पे जाना है, हैशटैग कौन से यूज हो। चैट जीपीटी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ग्रेट हो गया जी, वक्त की कमी है। यास्मीन खान आपका बहुत शुक्रिया, ताहिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में आपने चैट जीपीटी बता दिया। और जनाब www.rehantraining.com से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज करेंगे, जो आपको कोर्स करना है कैसे, सबको ए से लेकर जेड तक सब लिखा हुआ है। ये हमें मुनव्वर कैंपस में विजिट भी कर सकते हैं आप, हमें हमारे पास आकर टीचर ट्रेनिंग में बैठ सकते हैं और उसके फिजिकली बैठ सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी कल मुलाकात नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।